नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इस रिवीजन लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नाम के चैप्टर की। इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन हां किसी दूसरे क्वेश्चन का हिस्सा जरूर बनेगा। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर 5-6 ट्रांजैक्शन दे रखी हैं, तो हो सकता है कि उसमें 2 ट्रांजैक्शन आपकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की डाल दी जाए। तो इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपका कहां पर लगता है। इस चैप्टर के अंदर पिछली बार की तुलना में कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं है। जैसे पहले था वैसे ही चैप्टर इस बार के लिए है, तो इसलिए वही वीडियो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। ठीक है, आप वीडियो को एंजॉय करें बड़े प्यार से। राधे राधे। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर हम बहुत बढ़िया हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। सुबह के 8:26 हैं और मुझे लगता है कि अभी आप सो रहे हैं। बिस्तर से बाहर निकलिए, क्लास देखिएगा। ठीक है। यस सर। समरजीत, अमन, सूरज, संडे है ना, तो संडे का मजा ले रहे हो, बल्कि संडे में आपको और जल्दी उठना चाहिए और आप अभी तक सो रहे हो। ये बहुत ही गलत बात है। मेरा लाल, मेरा कबूतर। हाँ, कर दें स्टार्ट? चले? हाँ सर जी, चलो। तो भाई इसमें बात करते हैं बाबा की बूटी के मुताबिक, जो हमारा मास्टर डायग्राम है बेसिकली। भाई उसके मुताबिक हम गुड्स और सर्विस की बात कर चुके हैं। सप्लाई क्या होती है, लिंकेज का पैटर्न हमारा यही रहता है। सप्लाई इंट्रा है या इंटर है, उसकी बातचीत करी जाती है। हालांकि ये इंटर सिलेबस का हिस्सा नहीं है। फिर गुड्स या सर्विस की सप्लाई एक टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होनी चाहिए, ये देखना जरूरी है। उसके बाद में फिर एग्जम्पशन का क्या सीन है। अगर एग्जम्पशन में फॉल करती है तो आउट, और नहीं तो भैया जीएसटी लगाया जाएगा। जब जीएसटी लगेगा तो कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी, उसके लिए हम लोगों ने देखा था कि भाई एक रेगुलर स्कीम होती है और एक आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम होती है। ये सब देखने के बाद में, इतने गुल खिलाने के बाद में ये अमाउंट पता लग जाता है कि जीएसटी हमें कितना देना है। उसके बाद अब ये देखना है कि भाई जीएसटी कौन देगा। बिल्ली के गले में घंटी बंधेगी, अब घंटी बंधेगी या घंटा बंधेगा वो भी पता कर लिया कि अमाउंट कितना रहेगा, लेकिन इस घंटी को बांधेगा कौन, यानी कि जीएसटी का पेमेंट सरकार को कौन करेगा, वो वाली बात हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। आपका स्वागत है। नॉर्मली क्या होता है, जो करता है सो भरता है, यानी कि जो सप्लायर व्यक्ति होता है वही यहां पर जीएसटी का पेमेंट सरकार को करता है। पर कभी कभी उल्टी गंगा बहती है। सप्लायर से सरकार जीएसटी ना लेकर डायरेक्ट रेसिपिएंट से कहती कि तू जमा कर जाइयो, सप्लायर पे हमें भरोसा नहीं है। रिवर्स चार्ज तब लगता है जब सप्लायर पे सरकार को भरोसा नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, या वो सरकार की कंट्रोल में नहीं होता है। तो वैसे हालातों के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगवा दिया जाता है। रेसिपिएंट से हम जीएसटी लेने की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगे, अर्थात जब सप्लायर जीएसटी का पेमेंट करता है, और दूसरी सिचुएशन ये कि जब रेसिपिएंट जीएसटी का पेमेंट सरकार को करता है, तो दोनों सिनेरियो को अगर मैं कंपेयर करके चलूं तो क्या दोनों में किसी की भी फाइनेंशियल हेल्थ पर फर्क आएगा? गवर्नमेंट, सप्लायर या रेसिपिएंट, इनकी फाइनेंशियल हेल्थ पर कोई असर आएगा? द आंसर इज नो। तो हमारा चैप्टर तो भाई साहब यहां से शुरू हो रहा है, और लेकिन मेरे पास ना एक कुछ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ में है। अगर आप कहो तो मैं वहां से उसको पकड़ के चलूं। हालांकि मेरी बुक ये रही, यही कंटेंट ही होगा, साथ में पिक्चर्स आपको अतिरिक्त मिल जाएंगी, नोटिंग अतिरिक्त मिल जाती है। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूं वहीं पर जहां की मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये रहा पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ में। तो भाई साहब सबसे पहले तो ये बैकग्राउंड हमारी निकल कर आती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। सेक्शन नंबर 9 हम लोगों ने पढ़ा था, चार्जिंग सेक्शन है। 9(1) और 2 के अंदर बोलते हैं कि सप्लायर को जीएसटी भरना है। 9(3) और 9(4) के अंदर बोलते हैं कि रेसिपिएंट को जीएसटी भरना होता है। 9(5) के अंदर बोलते हैं कि न सप्लायर न रेसिपिएंट बल्कि कोई और, यानी कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है, 3 तरह की सर्विसेज के अंदर उसको जीएसटी का पेमेंट करना होता है। तो इसका जो उद्गम है, इसका जो ओरिजिन है, इस रिवर्स चार्ज का जो जन्म हुआ है वो सेक्शन 9(3) और 9(4) से हुआ है। इन्हीं सेक्शंस के तहत इन्हीं सेक्शंस की पावर का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करी हुई है, और नोटिफिकेशन के जरिए बताया कि इन सर्विसेज या इन गुड्स के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई करवाया जाएगा। गुड्स का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम सिर्फ सर्विसेज का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म स्टडी करने के लिए जा रहे हैं।
तो यहां पर एक मैंने कंपैरिजन बनाया कि भाई साहब ये आपका हो गया एनसीएम नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, यहां पर हो गया आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये भाई साहब सप्लायर है, यहां पर रेसिपिएंट और ये आपकी गवर्नमेंट है। तो अगर सप्लायर एनसीएम में है, सप्लायर की जीएसटी भरने की लायबिलिटी गवर्नमेंट के प्रति बनती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे अपने कस्टमर से जीएसटी वसूल करने का अधिकार भी होता है। उसने लाख रुपए का बिल इश्यू किया, उसके अंदर जीएसटी भी उसने यहां पर डाल दिया और 1,18,000 रुपए की कलेक्शन करके लाख रुपए अपने पास में रह गए और 18,000 गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करा दिया। ऐसे करके इस वाले मामले के अंदर मान लीजिए रेसिपिएंट आदमी आपका रजिस्टर्ड आदमी है और वो आईटीसी बुक करने का हकदार है और उसने 18,000 रुपए का आईटीसी इनवॉइस के दम पर अपनी किताबों के अंदर बुक कर लिया होगा। तो यहां पर देखें फाइनेंशियल हेल्थ में तो सप्लायर को नेट रेवेन्यू 1,18,000 रुपए आया था, 18,000 सरकार को दे दिया, तो नेट बचता है इसके पास में 1 लाख रुपए। रेसिपिएंट की कॉस्ट इसकी जेब से आउटफ्लो निकला था 1,18,000 रुपए का, 18,000 रुपए का क्रेडिट इस बंदे को मिल जाता है, तो नेट कॉस्ट पड़ती है इसकी यहां पर आकर 1 लाख रुपए की और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू वो बनता है भाई साहब 18,000 रुपए का गवर्नमेंट का रेवेन्यू यहां पर बनता है। नरेश अग्रवाल मेरा बच्चा, मेरा कबूतर, मजा आ रहा है आपको देखकर, और मुझे तुम्हें देखकर मजा आ रहा है। सुबह सुबह जब मैं तैयार होता हूं क्लास के लिए तो बड़ा एक्साइटमेंट होती है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम काम करने जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि यार कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, कुछ शौक को पूरा करने के लिए हम जा रहे हैं। वैसे करके बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ, मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है जब मैं सुबह सुबह आपसे बात कर लेता हूं, तो एनर्जेटिक रहता हूं मैं पूरे दिन, उदासी नहीं आती चेहरे पर बिल्कुल भी। तो उसके बाद अगर हम रिवर्स चार्ज में बात करके चलें तो यहां पर डायरेक्ट रेसिपिएंट से सरकार जीएसटी ले लेती है, वैसे करके बात करी जाती है मालिक। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है जब सप्लायर की गवर्नमेंट के प्रति लायबिलिटी नहीं बनती है तो उसे अपने रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करने का अधिकार नहीं है। ऐसे वाले मामले के अंदर जो बिल इश्यू किया जाएगा उसमें सिर्फ वैल्यू ही चार्ज करेगा, जीएसटी का अमाउंट चार्ज नहीं करेगा, बल्कि जीएसटी रेसिपिएंट को डायरेक्टली गवर्नमेंट को यहां पर जमा कराना पड़ता है। इस वाले हालात के अंदर देखिएगा नेट रेवेन्यू टू सप्लायर कितना बनता है, जेब में 1 लाख रुपए आए थे और किसी को कुछ देना है नहीं उसमें से, तो वही 1 लाख उसकी जेब में बच जाता है। रेसिपिएंट के एंगल से अगर हम बात करके देखें तो उसके लिए कॉस्ट क्या पड़ी, उसने 1 लाख रुपए दिए सप्लायर को, 18,000 रुपए दिया गवर्नमेंट को, तो कुल आउटफ्लो हुआ 1,18,000 रुपए का, लेकिन उसमें से 18,000 रुपए का उसे यहां पर क्रेडिट मिल जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारी जो भी इनवार्ड सप्लाई होती हैं, अब जैसे आम के पेड़ पर आम लगता है, केले के पेड़ पर केला लगता है, केले के पेड़ पर आम नहीं लग सकता, आम के पेड़ पर केला नहीं लग सकता, इसी तरीके से आउटपुट सप्लाई या आउटवर्ड सप्लाई से जन्म होता है आउटपुट टैक्स का और इनवार्ड सप्लाई से जन्म होता है इनपुट टैक्स का। इनवार्ड सप्लाई चाहे एनसीएम की हो, इनवार्ड सप्लाई चाहे आरसीएम की हो, उससे जो निकलेगा वो इनपुट टैक्स ही होगा, केले के पेड़ से केला ही निकलेगा और इनपुट टैक्स ही आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो मैं एज ए रेसिपिएंट यहां पर रिवर्स चार्ज में कुछ टैक्स जमा कर रहा हूं तो ये वाला टैक्स मेरे लिए इनपुट टैक्स है और मुझे इसका आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि सप्लाई चाहे एनसीएम की हो या आरसीएम की हो, इनवार्ड सप्लाई पर वट एवर द अमाउंट ऑफ जीएसटी, इफ आई एम एलिजिबल टू बुक द क्रेडिट, तो मैं उसका क्रेडिट यहां पर निश्चित तौर पर बुक करके चलूंगा। तो जब भी रिवर्स चार्ज की पोजीशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर आए तो इस बात का ध्यान रख के चलिएगा कि ये अमाउंट इस सप्लायर को पे भी करना होता है, इसकी आउटपुट लायबिलिटी में भी ऐड हो जाएगा, मतलब जो उसको देना है पैसा गवर्नमेंट को, जो टैक्स जमा करना है लायबिलिटी में भी ऐड होगा और इसको करस्पॉन्डिंग आईटीसी भी अवेलेबल होगा, तो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। पेमेंट भी करेगा और क्रेडिट भी बुक करके चलेगा, पेमेंट भी करेगा और क्रेडिट भी बुक करके चलेगा, दोनों काम इकट्ठे इसको यहां पर करने होते हैं वैसे करके। तो इस बंदे की कॉस्ट भी कुल मिलाकर 1 लाख दिया सप्लायर को, 18,000 दिया गवर्नमेंट को, 1,18,000 का आउटफ्लो हुआ, 18,000 का क्रेडिट इसमें से मिल जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां इस बंदे को 1 लाख रुपए का नेट रेवेन्यू या नेट कॉस्ट इसकी यहां पर आकर पड़ जाती है और सरकार को भी 18,000 ही पड़ता है। तो कुल मिलाकर यह है कंक्लूजन कि चाहे एनसीएम लगे चाहे आरसीएम लगे, दोनों ही सिचुएशंस में किसी की भी हेल्थ पर कोई अच्छा या बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पर भी 1 लाख है, यहां पर भी 1 लाख है, यहां भी 1 लाख है, यहां भी 1 लाख है, यहां भी 18 है और यहां भी 18 है। तो अगर आरसीएम लगाने से किसी की फाइनेंशियल हेल्थ पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है या अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो बड़ा क्वेश्चन आता है देन व्हाई आरसीएम पर लगाए क्यों, ऐसी की तैसी करने के लिए क्यों लगाया आरसीएम भाई साहब? तो करे कि भाई साहब ये मजबूरी है हमारी, जब जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है, तो ये टेढ़ी उंगली का नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जब जब हमारा सप्लायर के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, मान लीजिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात कर रहे हैं तो सप्लायर 7 समंदर पार बैठा है, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। तो कुल मिलाकर बात यह है सरकार नहीं जा सकती 7 समंदर पार, क्योंकि सप्लायर पे सरकार का कंट्रोल नहीं होता है, इस कारण से रेसिपिएंट की गर्दन पकड़ लेते हैं वैसे करके। तो एक पुरानी कहावत है कि धोबी की धोबन पे ना चली तो गधी ही सही, मतलब उसकी जो पत्नी थी,
पत्नी से गुस्सा था, लेकिन पत्नी से भला कैसे उल्टा सीधा बोल सकता था, कुछ भी नहीं बोल सकता था। तो जो गधी थी उसकी उसी को डंडा बजा दिया उसने उसके ऊपर। तो सरकार की जब सप्लायर पे नहीं चलती तो रेसिपिएंट को पकड़ के यहां से ऐसे उठा देता है कि तू जीएसटी का पेमेंट करेगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर। एडवोकेट से सरकार को डर लगता है, भयभीत होती है, कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, कह रहे ये जीएसटी का पेमेंट नहीं करेंगे बल्कि मुकदमा ठोक देंगे एक उल्टा हमारे ऊपर। तो वैसे करके बोला जाता है कि भाई एडवोकेट जब सर्विस देता है तो वहां पर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाता है। पर ध्यान दीजिएगा, जब भी सरकार, बड़ी बात बोल रहा हूं, जब भी सरकार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाने की सोचती है तो दो बातों का विशेष ख्याल रखना होता है। नंबर एक, कि जिससे आप मांग रहे हो, जिस रेसिपिएंट से आप जीएसटी मांग रहे हो, वो रेसिपिएंट आदमी टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड होना चाहिए। अगर वो भी विदेशी है तो ऐसे के तैसे उसे कैसे पकड़ पाओगे आप? तो वो आपका बंदा रेसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड होना चाहिए और वो ट्रेसेबल हो, ढूंढे जाने योग्य हो, मौजूदा व्यक्ति हो, आराम से पता लगाया जा सकता हो कि ये रहा वो आदमी, ऐसे करके, मतलब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वाला व्यक्ति होना चाहिए, लाइक कंपनी है, रजिस्टर्ड पर्सन है, ऐसे वैसे। शॉर्ट में बात करूं तो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, वैसे करके यहां पर बात करी जाती है। तो रेसिपिएंट ऐसा नहीं कि कहीं भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। कल को सरकार को मेरे ऊपर से भरोसा उठ जाता है कि ये आदमी जीएसटी का पेमेंट नहीं करता, तो क्या आपके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जा सकता है कि बच्चा तू डायरेक्ट जीएसटी का पेमेंट कर दियो? द आंसर इज नो। जब रिवर्स चार्ज लगाया जाता है तो हम जानते हैं कि रेसिपिएंट को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ में, और फिर जीएसटी का पेमेंट करता है। तो आपके हमारे केस में आरसीएम कभी भी नहीं लगाया जा सकता, बिकॉज सरकार आपको ढूंढ नहीं सकती है क्योंकि आप अंतर्यामी हो जी। तो वैसे करके यहां पर बात करते कि तो सरकार मजबूरी में उंगली को टेढ़ी करती है और रेसिपिएंट से जीएसटी वसूल करके चलती है जी। ग्राउंड रेंट पे एनसीएम लगेगा या आरसीएम लगेगा? पहले बताओ सर्विस कौन दे रहा है? स्वरूप त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, राधे राधे। तरुण है, नरेश है, अमन है और प्रतीक है, और भाई साहब यहां पर दीपांशु जिंदल भी हैं, और शक्ति स्वरूप, कितना बढ़िया नाम है, शक्ति स्वरूप, शक्ति का स्वरूप है। तो बिफोर इंपोजिंग आरसीएम कीप इन माइंड, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। वैसे करके हम यहां पर बात करने के लिए जा रहे हैं, और सबसे पहले हमारे सामने आ रही है, सबसे होनहार सर्विस नाम है इसका, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का। होनहार का मतलब इंपॉर्टेंट है। यह है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो इसका पूरा एनालिसिस, ये मेरी दरअसल जो रेगुलर क्लास होती है ना, उसकी नोटिंग में, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, नोटिंग वोटिंग, तसल्ली से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। जहां पोर्टल की जरूरत है पोर्टल का इस्तेमाल, जहां पिक्चर है पिक्चर, लिंकेज वक्र, सब कुछ कंप्लीट अपने आप में होता है। तो यहां पर आकर यह है आपका ट्रांसपोर्टर, नाम है इसका जय अंबे ट्रांसपोर्ट कंपनी। अंबे तू है जगत, यह है यहां पर भाई साहब इसका ट्रक। बाबू एक होता है इसमें कंसाइनर, माल भेजने वाला, और एक होता है कंसाइनी, बायर कह सकते हैं, कंसाइनी, एक भेजने वाला एक पाने वाला, और इन दोनों के बीच में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है जय अंबे गुड्स। ऐसे केस में सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? सर ये रहा जय अंबे गुड्स, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट की परिभाषा बोलती है द पर्सन हु इज लायबल टू पे कंसिडरेशन। तो कंसाइनर और कंसाइनी, इनमें से जौन सा व्यक्ति ट्रक वाले को भाड़ा देगा ना, वो व्यक्ति यहां पर रेसिपिएंट बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि भाई यहां पर जो भाड़ा दिया है वो किसने दिया है? सपोज करो, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि भाड़ा इस व्यक्ति ने दिया है, तो एमपी वाला बंदा यहां पर रेसिपिएंट के रूप में कंसिडर कर लिया जाएगा। ये सर्विस भी है, नो डाउट। अगर बाबा की बूटी के मुताबिक इसको लिंक करके चले तो ये सर्विस भी है, सप्लाई भी है। सप्लाई के लिए एबीसी टेस्ट पास करना होता है, एक्टिविटी होनी चाहिए, सेल हो, बार्टर हो, एक्सचेंज हो, ट्रांसफर हो, लीजिंग हो, लाइसेंसिंग हो, बिजनेस के दौरान या बिजनेस के कनेक्टेड होनी चाहिए, और सी फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन यहां पर होना चाहिए। तो तीनों ही बातें पूरी हो रही हैं तो ये आपकी सप्लाई बनेगी। टैक्सेबल पर्सन कौन बनेगा? सप्लायर टैक्स भरेगा या रेसिपिएंट टैक्स भरेगा? तो डिपेंड करता है, क्योंकि जीटीए की सर्विस के अंदर नॉर्मल चार्ज और रिवर्स चार्ज दोनों तरीके की बातें यहां पर करी जाती हैं। हालांकि जीटीए के संबंध में कुछ एक एग्जम्पशंस भी हमें पढ़ने को मिलती हैं, जैसे कि मान लीजिए आटा, दाल, चावल, नमक, दूध, डिफेंस मटेरियल, रिलीफ मटेरियल, अगर ये ट्रक वगैरह से ढोया जाता है तो यहां पर जीएसटी की एग्जम्पशन मिल जाती है। दूसरा, लिमिट वाइज एग्जम्पशन भी दे रखी थी, 1500 रुपए पर टोटल ट्रक लोड बेस्ड एग्जम्पशन थी, और एक 750 की एक लिमिट थी जो कंसाइनी बेस्ड एग्जम्पशन थी। एग्जम्पशन चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, ऐसे करके, ठीक है जी। ठीक है साहिब। उसके बाद में फिर हम आगे बात करते हैं कि अगर जीटीए की सर्विस एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है तो वहां पर भी एग्जम्पशन मिल जाती है, या जीटीए की सर्विस एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दी जाती है तो वहां पर भी एग्जम्पशन मिल जाती है। खैर, फिलहाल तो मुझे बताना है कि भाई साहब जीएसटी अगर एग्जम्पशन में फॉल कर गया फिर तो जीएसटी लगने की बात ही नहीं आएगी, और अगर एग्जम्पशन में फॉल नहीं करता है तो जीएसटी की बात करी जाएगी। तो कॉम्पिटिशन करेंगे जीएसटी की, और पेमेंट कौन करेगा वो सुन लीजिए ध्यान से। जीटीए के केस में रिवर्स चार्ज लगेगा या नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाएगा, वो आपको ध्यान से सुनने वाली बात है। तो पहले मैं बात करता हूं यहां पर आकर
पहले पॉइंट के अंदर ये चेक करो कि क्या आपका जो रेसिपिएंट आदमी है क्या टैक्सेबल टेरिटरी में है। हां भाई हां, रेसिपिएंट मतलब जो भाड़ा दे रहा है ट्रक वाले को, क्या वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है फैक्ट्री हो, कंपनी हो, फर्म हो, रजिस्टर्ड पर्सन हो, कोई मतलब इस प्रकार का व्यक्ति जिसे ढूंढा जा सकता हो। क्या वो ऐसा है? क्या उससे वाकई में जीएसटी लिया जा सकता है? अगर हां तो बात कुछ और होगी, और अगर ना तो बात कुछ और होगी। अगर रेसिपिएंट आदमी एक इस तरह का फैक्ट्री, कंपनी, ये वो नहीं है, बल्कि छोटा मोटा कोई इंडिविजुअल चलता फिरता, तो क्या आप आरसीएम लगा सकते हो? बताइए मुझे, क्या आप आरसीएम लगा सकते हो? अगर रेसिपिएंट दमदार नहीं है, क्योंकि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, ऐसा सिर्फ भगवान है भाई साहब। तो अगर रेसिपिएंट दमदार नहीं है तो क्या आप रिवर्स चार्ज लगा सकते हो? लगाओगे? नहीं, आपको नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म जो लगता है तो जीएसटी का रेट उसमें 12% का आ जाता है। मैं आपकी छोटी सी जानकारी के लिए यहां पर बता दूं, जीएसटी का रेट 12% का यहां पर आता है। अच्छा, अगर यहां जीएसटी 12% लग रहा है तो क्या बंदे को कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी अवेलेबल होगा या नहीं होगा? यस और नो? हां सर जी, बिल्कुल आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून दे रहे हैं तो आजादी पक्का पक्का मिल जाएगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन थारे से दूसरा है। अरे भाई माने यूं बता दे, अरे अगर भाई साहब थाडा जो रेसिपिएंट आदमी है अगर वो रजिस्टर्ड आदमी है तो, मतलब अगर वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से ताल्लुकात रखता है, फैक्ट्री है, कंपनी है, ये है वो है। दरअसल जीटीए वालों पे, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वालों पे सरकार का भरोसा कम है। वैसे धोखा वही देते हैं जिन पर भरोसा होता है, लेकिन इस पे भरोसा कम था। रेसिपिएंट दमदार है, उस पर भरोसा ज्यादा है। रजिस्टर्ड पर्सन है, कंपनी है, फर्म है, ये है वो है, एसटेसी है, वो दमदार है। तो बताइए आरसीएम लगा सकते हो? यस, तो लगाइए आरसीएम। तो वहां पर आरसीएम आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यहां पे लगवा दिया जाता है, ऐसे करके। ठीक है जी। लेकिन आरसीएम जब लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है सप्लायर की कोई यार ऑब्वियस सी बात है जीएसटी लायबिलिटी निकल के नहीं आएगी। जब सप्लायर की जीएसटी लायबिलिटी नहीं आएगी तो करस्पॉन्डिंग इसको आईटीसी भी अवेलेबल यहां पर नहीं होगा। रिवर्स चार्ज के केस में आप हमें बता सकते हैं कि भाई साहब जीएसटी का रेट क्या है? सर जी 5% का है, 5% का है। तो ऐसे बोला जा सकता है इस बात को सिंपल वर्डिंग्स में, जैसे आप बाजार में जाते हैं, एक होता है कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, एक होती है कोल्ड कॉफी विदाउट आइसक्रीम। मैं गया था बाजार में, कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम आ रही थी 120 रुपए की, और कोल्ड कॉफी विदाउट आइसक्रीम आ रही थी 50 रुपए की। तो ऐसे ही यहां पर कोल्ड कॉफी विद आईटीसी है तो 12% यानी 120, जैसे मैंने लिया एग्जांपल। विद आईटीसी जीएसटी का रेट 12% है और विदाउट आईटीसी जीएसटी का रेट 5% रखवाया जाता है। 50 से 5 को मैंने पकड़ लिया। तो कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम और विदाउट आइसक्रीम, जीटीए सर्विस विद आईटीसी टू सप्लायर रेट 12% और नो आईटीसी टू सप्लायर रेट लगेगा 5% का। लेकिन एक यूटर्न है, एक यूटर्न है। आप यहां पर आरसीएम लगा रहे हो, आप यहां उंगली को टेढ़ा कर रहे हो, आप यहां उंगली को टेढ़ा कर रहे हो। जैसे कोई मुजरिम है, पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस रिमांड पर लेती है उसे, लठ बजाती है उसके ऊपर ढंग से, तब वो उगलता है कि सच क्या है। लेकिन अगर कोई मुजरिम कहता कि भाई साहब पीटना मत मुझे, मैं जो पूछोगे सच सच बताने को तैयार हूं पर पीटना मत। ऐसे ही यहां पर सरकार ने आरसीएम लगाया, उंगली टेढ़ी करी कि रेसिपिएंट से जीएसटी लेंगे, सप्लायर नहीं देगा। लेकिन अगर सप्लायर बोले कि भाई साहब मैं देने को तैयार हूं, ओ भाई साहब टेढ़ी मत करो, उंगली सीधी रखो, मैं जीएसटी भरने के लिए तैयार हूं, तो बताइए एनसीएम लगेगा या आरसीएम? अगर सीधी उंगली से घी निकल सकता है तो उंगली को टेढ़ी नहीं करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ऐसे। अगर बात प्यार से बन रही है यार तो लठ क्यों चला रहे हो बिना बात के? आरसीएम मतलब लठ चलाना ही है सीधी। वो कह रहा भाई साहब मारो मत, मैं जीएसटी भर दूंगा। तो अगर आरसीएम की पूरी कंडीशंस पूरी हो रही है, सरकार आरसीएम लगाने को तैयार है, लेकिन इसी बीच में एक आकाशवाणी होती है कि भाई ठहरो। आकाशवाणी पहले बहुत हुआ करती थी, आजकल नहीं होती, आजकल तो बिजलियां तड़कती हैं बस। पहले तो ठहरो राजन ठहरो, तुम ये जो आरसीएम लगाने जा रहे हो इसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सप्लायर आपको जीएसटी का पेमेंट कर दूंगा। इसलिए यहां पर एक यूटर्न की पोजीशन आ जाती है कि भले ही आरसीएम की सारी बातें पूरी हो रही हो, बावजूद इसके इफ सप्लायर डिक्लेयर्स कि मैं जीएसटी का पेमेंट कर दूंगा तो फिर वहां पर एनसीएम ही लगाया जाएगा। पहले बताइए बात समझ में आई या नहीं? कुणाल कह रहा है सर आप हैंडसम लग रहे हो। जरा आखिरी के 3 शब्दों को देखो ध्यान से, लग रहे हो। व्हाट डू यू मीन बाय लग रहे हो? हैं कल नहीं लग रहे थे,
लगने का मतलब है, लगने का मतलब नहीं है कुणाल। आगे बढ़िए। आई रिपीट, सबसे पहले नंबर 1 पोजीशन ये चेक करिए कि क्या भाई साहब आपका जो रेसिपिएंट है क्या वो लल्लू पंजू टाइप व्यक्ति है या मौजूदा है। अगर लल्लू पंजू है तो भैया ठीक है, फिर तो भाई उससे लेंगे जिस पे भरोसा होगा। अगर रेसिपिएंट वही लल्लू पंजू टाइप आदमी है, उससे पता ही नहीं भाई कहां क्या है, तो उससे मांगोगे क्या तुम, तो भैया तो उससे तो फिर यही ठीक है, सप्लायर से ही जीएसटी ले लेंगे, एनसीएम लगवा देंगे। लेकिन अगर ये मौजूद व्यक्ति, इसमें भरोसा किया जा सकता है, लोहे की तरह मजबूत है, तो वैसे वाले हालात के अंदर आरसीएम लगाया जाएगा, अगर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर से है तो। लेकिन ऐसे हालात में अचानक से आकाशवाणी होती है और यह कहता है कि भाई साहब भरोसा कर लो मैं दे दूंगा जीएसटी, तो आरसीएम की बजाय एनसीएम लगा दिया जाएगा। वहां पर यूटर्न की पोजीशन आ जाती है और ऐसा यूटर्न सिर्फ जीटीए में मिलेगा या फिर आपको देखने के लिए मिलेगा कॉपीराइट की सर्विस आएगी वहां पर, अदरवाइज कहीं आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चले बाबू आगे। इज इट ओके? रोक के बता दो और क्वेश्चन आंसर करते रहिएगा। क्वेश्चन आंसर आप ऑर्डर कर सकते हैं CArajkumar.com, क्वेश्चन आंसर करते रहिएगा। और जो किताब का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये किताब फ्री रिसोर्स में अवेलेबल है CArajkumar.com पर। ठीक सर जी। आगे बढ़ते आगे आते हैं भाई साहब, वकील साहब एडवोकेट की बात हम करके चलते हैं। श्रीराम जेठमलानी जी बहुत ही शानदार रहे एक एडवोकेट। तो जब एक एडवोकेट की सर्विस दी जाती है तो वहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाता है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमेशा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगता है, क्योंकि कुछ एक एडवोकेट की जो सर्विसेज हैं वो आपकी एग्जम्पशन में पड़ जाती हैं। जैसे कि हम एग्जम्पशन की यहां पे, हालांकि मैंने रेगुलर क्लास में तो पूरी लिंकेज कराई है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ वो बताता हूं जो जरूरी है। एग्जम्पशंस ये निकल के आती कि जब एक एडवोकेट अपनी सर्विसेज दे रहा है किसी ऐसे रेसिपिएंट को जो कि एक नॉन बिजनेस एंटिटी है, इन पे वकीलों पे सरकार को भरोसा कतई भी नहीं है, लगेगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन सामने वाला व्यक्ति नॉन बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस करता ही नहीं, सैलरीड आदमी है मान लीजिए, तो क्या सैलरीड आदमी को सरकार ये बोल सकती है कि ओए अगर तू वकील की सर्विस ले रहा, तेरा कोई मुकदमा फंस गया है तो पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा और वकील की फीस पे जीएसटी भर? ये संभव नहीं है, क्योंकि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। इसलिए सरकार ने कहा कि भैया ना तो इससे ले पाएंगे, एडवोकेट देगा नहीं, मुकदमा ठोक देगा, दोनों में से किसी से नहीं ले पा रहे, तो भाई साहब कहावत सुनी होगी, अंगूर तो खट्टे हैं। सरकार ने कहा ऐसी कि तैसी जाओ, हम तो आपसे जीएसटी ले ही नहीं रहे, और सरकार ने इस घटना को एग्जम्पशन का हिस्सा बना दिया। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अगर लीगल सर्विस ली जा रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिवर्स चार्ज में जीएसटी का पेमेंट करेगा? ऐसे कि तैसे रेसिपिएंट देगा नहीं, एडवोकेट भी नहीं देगा, तो सरकार ने कहा अंगूर तो खट्टे, हमें जीएसटी चाहिए ही नहीं, 5वें गेट से बाहर निकाल दिया, इसको एग्जम्पशन में डाल दिया। एग्जम्पशन में डाल दिया मतलब जीएसटी लगेगा ही नहीं, लगेगा नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि भाई साहब कौन देगा, क्योंकि कौन देगा ये प्रश्न तो तब आता है ना जब लग रहा हो। अगर आपको अपने घर से ऑफिस जाना है तो क्वेश्चन आता है कि कार से जाओगे कि बस से जाओगे, पर आपको जाने नहीं आया तो संडे है तो ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि कार से या बस से, अगला क्वेश्चन आएगा ही नहीं। यस सर, सर ऑडिट भी करवा दीजिए। अरे मेरा बच्चा, मेरा कबूतर और मेरा लाल, अरे रे 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 मेरा कबूतर, अरे मेरा विवेक चौधरी। आगे बढ़ते हैं मालिक, और आगे क्या करते हैं? हाँ जी आगे बढ़िए जरा। तो यहां पर बात होगी हमारी। अब अगला पॉइंट आता है कि भाई साहब जो रेसिपिएंट आदमी है वो एक गरीब बिजनेस एंटिटी है। गरीब का मतलब ये होता है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका जो टर्नओवर है वो 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख तक सीमित था। अरे कहने का मतलब ये हो गया भाई साहब रेसिपिएंट आदमी आपका रजिस्टर्ड नहीं है पहले से, तो एक छोटी मोटी दुकान चलाता है पंसारी की भाई साहब, जहां पर चूरन, कचरी, टॉफी, चॉकलेट ये सब बेचता है, और उसको कोई मुकदमा लग गया, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति को बोलोगे कि तू जीएसटी में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा ले? संभव नहीं है भाई साहब। इसलिए सरकार ने उसको भी एग्जम्पशन का हिस्सा बना दिया। लेकिन अगर मान लीजिए सामने एक बिजनेस एंटिटी है और उसका टर्नओवर ज्यादा है थ्रेशोल्ड लिमिट से 10, 20 लाख या 40 लाख से, अर्थात वो रजिस्टर्ड है पहले से, तो जो पहले से रजिस्टर्ड है तो क्या वो आसानी से जीएसटी का पेमेंट कर सकती है रिवर्स चार्ज में? द आंसर इज यस। इसीलिए कहते हैं कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। ठीक है जी। तो अगर अमीर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी जाती है तो वहां पर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगवा दिया जाता है। वही वाली बात आपकी यहां पर लिखी हुई है, वैसे करके ये जीटीए वाली बात ये रही, लीगल सर्विस वाली बात आपकी यहां पर ये आ जाती है। उसके बाद आती है स्पॉन्सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विस। जो ट्रीटमेंट दिया मैंने एडवोकेट को, वही वाला ट्रीटमेंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए आता है कि अगर यह सर्विस दी जाती है किसी अमीर बिजनेस एंटिटी को, मतलब कि जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10, 20 या 40 से ऊपर रहा हो, तो ही जीएसटी में आएगी, और जब भी जीएसटी में आएगी उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगवा दिया जाएगा।
एग्रीगेट टर्नओवर आरसीएम वाला सप्लायर के जुड़ेगी, एग्रीगेट टर्नओवर आरसीएम वाला सप्लायर के लिए जुड़ेगा। अगर मान लीजिए मैं कोई सप्लाई दे रहा हूं आरसीएम की, आरसीएम मतलब रेसिपिएंट डीएसटी भरता है, तो बताइए टर्नओवर किसका है? मैं अगर कोई सप्लाई दे रहा हूं और उस पर टैक्स भरेगा सामने, टैक्स मुझे नहीं भरना, तो ये मेरा टर्नओवर है कि उसका टर्नओवर? कॉमन सेंस की बात है, ऑब्वियस सी बात है, टर्नओवर तो मेरा ही है। टैक्स कौन भर रहा है इट इज इररिलेवेंट, बट टर्नओवर तो मेरा ही है। इट विल बी इंक्लूडेड इन माय एग्रीगेट टर्नओवर। राधे राधे। ठीक है जी, आगे बढ़िए। टैक्स ना बड़ा आसान होता है, ये तो पता नहीं क्यों हवा बना देते हैं कि भाई टैक्स टैक्स टैक्स। आगे आइए जरा, आगे बात करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज की। यहां स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज की यहां पर बात करी जा रही है। तो यहां पर देखिए, यहां देखो, जहां मैं कह रहा हूं वहीं देखना और कहीं मत देखना। वीडियो यहां देखना, यहां वीडियो कॉन पे देखो, हीरो साइकिल देखो, नेक्सा यहां, और आईफा, ये क्या है? ये आईफा अवार्ड के अंदर भाई साहब ये इतने ब्रांड नेम कैसे आ रहे हैं, इतने कॉर्पोरेट्स के नाम कैसे आ रहे हैं भलाइए? तो होता क्या है मैं आपको बताऊं कि ये जो यहां एक इवेंट हुआ, नाम है जिसका आईफा। आईफा के ऑर्गेनाइजर होते हैं, यहां एक आयोजक होते हैं, लेकिन इन लोगों के पास फंड नहीं होता, पैसा नहीं होता, इनको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। सामने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, वीडियोकॉन, हीरो, नेक्सा एटसेट्रा। इनको हमेशा पब्लिसिटी चाहिए होती है, पब्लिसिटी के भूखे होते हैं, क्योंकि इसी से ब्रांड बनता है। इनको पब्लिसिटी चाहिए, फंड की कमी नहीं है, पब्लिसिटी चाहिए। एक को फंड की कमी नहीं है, पब्लिसिटी चाहिए। दूसरे पर भीड़ है जो पब्लिसिटी दे सकता है पर फंड नहीं है, तो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए आन मिलो सजना, ये एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे की जरूरतों की पूर्ति करते हैं। ये इनको देते हैं फंड और ये इनको देते हैं पब्लिसिटी, यानी कि स्पॉन्सरशिप की सर्विस देते हैं, और ये इनको स्पॉन्सरशिप फी यहां पर देकर चलते हैं। तो ये प्रक्रिया कही जाती है स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज यहां पर आकर। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टैक्सेबल पर्सन कौन रहेगा, टैक्स पेयर कौन रहेगा, रेसिपिएंट यानी कि रिवर्स चार्ज यहां पर आपके अप्लाई करवाया जाएगा रिवर्स चार्ज के अंदर। लेकिन ध्यान दीजिए, रिवर्स चार्ज तभी लगेगा जब यहां सामने एक कंपनी हो या एक फर्म हो या एलएलपी। एलएलपी मतलब लालच आहा लप लप, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अगर ये मौजूदा है और टैक्सेबल टेरिटरी में है तो ही आरसीएम लगाया जाएगा, वरना नहीं लगेगा। मान लीजिए यहां पर एक विदेशी कंपनी होती, फॉरेन कंपनी होती, जिसकी लोकेशन इंडिया के बाहर की है, तो क्या आरसीएम लग सकता था? आंसर इज नो। फिर यहां पर एनसीएम लगता। आपने देखा है ये लगा बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग इंडिया, तो भाई साहब चौका पड़ा तो बीएसएनएल कहां से आ गया? पब्लिसिटी, स्पॉन्सरशिप फी दी उसने, पैसे दिए इस काम के लिए। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज को हम स्पॉन्सरशिप फी के नाम से जानकर चलते हैं। अब यहां पर ये खेल हो रहा है और यहां टाटा कंसल्ट टीसीएस का बोर्ड लगा हुआ, तो भाई साहब ये टीसीएस का जो नाम आ रहा है ना, यही है स्पॉन्सरशिप की सर्विस वैसे करके। तो स्पोर्ट्स के संबंध में अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस है स्पोर्ट्स के संबंध में, तो वो तो आपकी एग्जेम्प्ट होती है, 5वीं गेट से बाहर हो जाएगी, उस पर तो जीएसटी लगने की बात ही नहीं आएगी। लेकिन इसके अलावा कोई और स्पॉन्सरशिप की सर्विस की बात कर रहे हैं तो उस पर रेसिपिएंट को जीएसटी भरना होगा। और जब जब ध्यान दीजिए रिवर्स चार्ज की बात क्वेश्चन में दे रखी हो, तो वो उस रेसिपिएंट के हैंड में उसकी टैक्स लायबिलिटी जो पेमेंट करना है सरकार को, उसमें भी ऐड होगी और उसके आईटीसी में भी ऐड होगा। दोहरा ट्रीटमेंट होता है रिवर्स चार्ज के अंदर। राइट सर, आगे बात करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज की। टुडे संडे एंजॉयिंग योर क्लासेस। ओके, मुझे भी बहुत एंजॉय करना था संडे का, मैंने कहा चलो भाई आज मौज करते हैं सुबह सुबह जाके ऐसे करके। और हाँ जी, तो गवर्नमेंट सर्विसेज की हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो सरकार ना बड़ी चालू है। कैसे? सरकार ने क्या किया कि बहुत सारी चीजों को उन्होंने सप्लाई ही नहीं बनने दिया। जैसे अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस होता है, उसे सरकार ने यहां पर नहीं बनने दिया भाई, लाइक उसको बोल दिया उसके लिए कि भाई ये आपका यहां पर ना वो होगा, क्या बोलते हैं उसे, साफ मना कर दिया उसके लिए, कह रहे ये आपका सप्लाई नहीं बनेगा। और आर्टिकल नंबर 243 जी और डब्ल्यू की सर्विसेज सरकार अगर देती है तो वो भी सप्लाई नहीं बनते हैं। एमएलए, एमपी एटसेट्रा, इन सब के द्वारा जो एक्टिविटीज की जाती है वो भी सप्लाई नहीं बनती। मतलब सरकार जीएसटी के फंदे में नहीं झूलना चाहती है। बहुत सारी एग्जम्पशंस इन्होंने दे डाली, जो यहां से बचे उनको एग्जम्पशन से बाहर निकाल दिया, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मर्चेंट ओवर टाइम फीस और स्पेक्ट्रम की सर्विसेज, फार्मर्स को दी जाने वाली सर्विसेज, ढेरों सर्विसेज यहां से बाहर निकाल दी ताकि जीएसटी के प्रकोप में ना फंसे। लेकिन जो नहीं निकल पाए, जिन पर जीएसटी लगना ही था, जैसे पीवीटी के ऊपर हमें जानबूझकर जीएसटी लगाना है। पीवीटी का मतलब हो गया आपका पोस्ट ऑफिस की सर्विस हो गई और वेसल एयरक्राफ्ट संबंधी हो गई, और आपकी टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस यहां पर हो जाती है जो गवर्नमेंट देती है। तो इनके ऊपर जीएसटी जानबूझकर लगाया गया टू प्रोवाइड इक्वल फील्ड, क्योंकि यहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का
कंपटीशन होता है, इसलिए इक्वल फील्ड देने के लिए दोनों को, तो यहां पर कहा गया कि ठीक है पीवीटी पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। तो कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी हैं जहां पर कि आपका ये लगाया जाता है मालिक, जीएसटी यहां पे ऐसे करके लगाया जाता है। ठीक है, यस सर। आगे क्या बोलते हैं सुनिए जरा, आगे बोलते हैं यहां पर आकर टैक्सेबल, टैक्सेबल पर्सन कौन बनेगा इस वाले केस के अंदर गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, तो हम पाएंगे कि कुछ मामलों में नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और कुछ मामलों के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाएगा। अगर आप पीवीटी की बात करते हो, पोस्ट ऑफिस की सर्विस है, सपोज करो मैं रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए पोस्ट ऑफिस गया, उन्होंने मुझसे 200 रुपए ले लिए, क्या आरसीएम लग सकता है? लग सकता है क्या? नहीं लग सकता ना। तो यहां पर सरकार नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म ही लगाएगी, क्योंकि ये मजबूरी है। सरकार गवर्नमेंट सर्विस में अगर जीएसटी बनता है तो ऑलवेज चाहती कि भैया आरसीएम लगे, लेकिन कुछ जगहों पर लग ही नहीं सकता। मैं अगर पोस्ट ऑफिस जा रहा हूं, आरसीएम लग नहीं सकता, तो मजबूरी में उन्होंने कहा कि ठीक है यार एनसीएम लगा देते हैं, सप्लायर ही यानी पोस्ट ऑफिस जीएसटी का पेमेंट कर देगा। तो पीवीटी सर्विसेज के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं, पीवीटी सर्विसेज के अंदर माय डियर वो अपना नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म ही लगाया जाता है, ऐसे करके बात करी जाती है। जहां तक सवाल है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उसमें दो बातें होती हैं कि सामने चेक करो, क्योंकि आप रिवर्स चार्ज लगा रहे हो तो मतलब आप कहीं ना कहीं रेसिपिएंट को पकड़ रहे हो। अगर आप ऐसी बात कर रहे हो तो रेसिपिएंट को देखो, क्या वो एक पहले से रजिस्टर्ड व्यक्ति है? अगर पहले से रजिस्टर्ड व्यक्ति है तो आप आरसीएम लगा दो, नहीं तो मत लगाइए। तो ट्रांजैक्शन अगर आपकी B2C ट्रांजैक्शन है, सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, तो एनसीएम ही लगेगा, क्योंकि आप उसे ले ही नहीं सकते। लेकिन अगर B2B ट्रांजैक्शन है, सामने वाला पहले से ही रजिस्टर्ड व्यक्ति है, तो वहां पर फिर आपका आरसीएम लगवा दिया जाएगा। और जितनी भी तमाम प्रकार की अदर सर्विसेज हैं जो जीएसटी के दायरे में आती हैं, जो दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, उन पर भी आरसीएम लगाया जाता है। तो पीवीटी, एनसीएम, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर इफ इट इज B2C देन B2C then NCM. If it is B2B then RCM. और in respect of all other services RCM ही लगाया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे राधे। चलें आगे। पारी हो रही है जीएसटी, हाँ पारी हो रही है। हमारी कार है, मैंने होली पे पार्टी की थी, आपको पर नहीं पता, मैंने बहुत पार्टी की थी। मैंने अपने पूरे मोहल्ले के, अपने घर में है 4-5 बच्चे, ज्वाइंट फैमिली हमारी, 4-5 बच्चे अपने घर के, 10-12 बच्चे मैंने और इकट्ठे किए मोहल्ले में से। और वो आता है ना, वो प्लास्टिक का जो एक स्विमिंग पूल टाइप आता है, काफी बड़ा होता है वो, उसमें पानी भर के और कलर डाल के मैंने बच्चों के साथ होली मनाई। ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे कहते थे अंकल अंकल आपका नाम क्या? मैं कहा मेरा नाम राज है। तो राज अंकल हमें ठंड लग रही है, हमें ना उठा के वहां सुखा दो। तो बच्चों को एक एक फिट वाले, 1.5-2 फिट वाले बच्चे थे, उठा के धूप में सुखाया। जब वो सूख गया वापस उसमें लाके डाला। मैंने 4-5 घंटे होली मनाई बच्चों के साथ में, खूब मौज की है जी। भाई सबको समझ आएगा, आई एम स्टिल वॉचिंग इवन आफ्टर क्वालिफाइंग। ओहो हो विवेक चौधरी जी, आप सीए साहब हैं। सीए साहब कह रहे भाई मैं सुन रहा हूं, कह रहे भाई सबको समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीए साहब। सर किसी रिश्ते वाले को पढ़ाने बैठे, रिक्शे वाले को पढ़ाने बैठे तो, अरे मेरा बच्चा, ये तो आपका, ये तो हमारा सौभाग्य है विवेक। और हाँ जी, तो यहां पर हमारी बात आ जाती है। रिक्शे वाले का मैं एग्जांपल देता हूं तो मैं विवेक वो याद आ रहा होगा। डायरेक्टर की बात करते हैं भाई साहब, आ जाओ। ये हो गया यहां पे गवर्नमेंट सर्विस की हमने बात कर ली। गवर्नमेंट सर्विस के बाद में टीडीआर और एफएसआई का कॉन्सेप्ट आता है, इसे अब जरा होल्ड पे डालिएगा। डायरेक्टर की बात करते हैं। डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्टर का यूज क्या होता है कंपनी के अंदर? यूज, डायरेक्टर का यूज क्या होता है? क्या पूछा मारने के काम आता है? नहीं जी नहीं, डायरेक्टर का यूज कुछ और ही होता है। संजीत राज, गुड मॉर्निंग गुरुजी। जी, डायरेक्टर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है होल टाइम डायरेक्टर, एक होता है पार्ट टाइम डायरेक्टर। मतलब वैसे तो अलग अलग नाम हो सकते हैं इसके, लाइक एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव और रोटेशनल, नॉन रोटेशनल, ऐसे, पर ब्रॉडली इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज होल टाइम डायरेक्टर एंड अनदर वन इज पार्ट टाइम डायरेक्टर। ठीक है। अब जो होल टाइम डायरेक्टर होता है उसको एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाता है, और एम्प्लॉय को जो मिलता है पैसा वो सैलरी बोलते हैं, तो वो तो आपका सप्लाई बनेगा नहीं, उसे तो जान दो ऐसे की तैसी में, तो भैया इस तैसी में जा, गेट नंबर 2 से बाहर। जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है उसमें भी कुछ बातें होती हैं। चेक कीजिए क्या वो गवर्नमेंट बॉडी का है, अगर है तो वो भी बाहर है गेट नंबर 2 से, यानी कि सप्लाई नहीं माना जाता है।
अगर नॉन गवर्नमेंट बॉडी का है डायरेक्टर तो ही वो जीएसटी के दायरे में आता है, और जब जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवत भारतः, जब जब वो जीएसटी के दायरे में आएगा नॉन गवर्नमेंट बॉडी का पार्ट टाइम डायरेक्टर, तो उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाएगा। वही वाली बात आपके यहां पर बता रखी है ऐसे करके। ये रहा आपका डायरेक्टर और ये रही उसकी कंप्लीट लिंकेज करके। अगला जो पॉइंट आता है इसमें आपका वो इंश्योरेंस एजेंट का आता है। तो इंश्योरेंस एजेंट का मतलब ये हो गया कि यहां पर है आपकी एलआईसी। पहले इसको समझना जरा। एलआईसी अपनी सर्विस देती है। एलआईसी की सर्विस का नाम है रिस्क कवर की सर्विसेज, और कंसीडरेशन में इनको मिलता है प्रीमियम। तो रिस्क कवर के लिए जो प्रीमियम मिलता है उस पर जीएसटी लगाया जाता है, नो डाउट। हालांकि कुछ एक इंश्योरेंस स्कीम आपकी एग्जम्पशन में भी फॉल करके चलती हैं, ठीक है। लेकिन इस समय मैं यहां पर बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इस रिलेशनशिप की कि जब एक एलआईसी का जो एजेंट होता है वो एलआईसी को अपनी सर्विस दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को जो सर्विस दे रहा है, जो उसको नए नए क्लाइंट लाकर दे रहा है, उसको बिजनेस लाके दे रहा है, और उस बिजनेस लाके दिया उसके बदले जो कमीशन मिल रहा है उस कमीशन के ऊपर जीएसटी लगाने की बात कर रहे हो। भाई साहब इधर कहां देख रहे हो? इधर तुमसे बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर आकर वो बंदा जो कमीशन अपना ले रहा है, जो इंसेंटिव्स उसको मिल रहे हैं ना, तो भाई साहब उस इंसेंटिव को जीएसटी के दायरे में ला रहे हैं और उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। काहे लगेगा? इसलिए लगेगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर 5वां व्यक्ति इंश्योरेंस एजेंट है। दूसरा, इंश्योरेंस एजेंट बेसिकली इंडिविजुअल फॉर्म में होते, कोई कंपनी शंपनी बनाकर तो रहते हैं नहीं जी ये, ठीक है। तो इसलिए यहां ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कंपनी से कहते हैं कि जितने भी एम्प्लॉई हैं, लाखों हजारों, वो सब आपसे जुड़े हुए हैं। इसलिए जब भी आप कमीशन का पेमेंट करोगे तो आपको जीएसटी का पेमेंट उस पर करना पड़ जाएगा। सुनील शर्मा जी, ठीक सर जी। तो ये हमारी बात यहां पर आकर ऐसे हो जाती है इंश्योरेंस एजेंट के संबंध में। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाया जाता है, और आगे क्या निकल के आ रहा है भाई साहब, कॉपीराइट की हम बात करके चलते हैं। अब कॉपीराइट क्या होता है? आपने कुछ भी एक क्रिएशन ऑफ माइंड, आपके दिमाग की खोज, दिमाग की बत्ती जला दे मेंटोस, कुछ खोज कर डाली, और उस खोज का लाभ सिर्फ आप ही लें, कोई दूसरा उसको कॉपी करके उसका लाभ ना ले जाए, इसलिए आपके पास आता है कॉपी राइट। राइट है आपके पास कि आपकी क्रिएशन तो आप ही के पास रहेगी, कोई दूसरा व्यक्ति से इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि आप आज्ञा ना दो, और आप आज्ञा तब दोगे जब आपको पैसे मिलेंगे। सब मोह माया बनी हुई है यहां पर। तो कॉपीराइट बेसिकली यहां पर बात कर रहे हैं डीएमए की। एक होता है ड्रामेटिक एक्टिविटीज के लिए, एक होता है आपका यहां पर म्यूजिकल, और तीसरा होता है आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, डीएमए। अगर डीएमए का कॉपीराइट है, अगर डीएमए का कॉपीराइट है मालिक, तो वैसे वाले संबंध में सपोज आपने कोई धुन बनाई, एक पल का जीना फिर तो है जाना, धुन बना दी भाई साहब ए आर रहमान साहब ने, धुन बना दी भाई साहब ए आर रहमान साहब ने, लेकिन उस धुन को भाई साहब कोई और कॉपी ना कर ले, इसलिए धुन का कॉपीराइट कराते हैं, और कॉपीराइट करा के फिर वो धुन उन्होंने दे दी म्यूजिक कंपनी टी सीरीज को। टी सीरीज ने अपने गानों के अंदर वो धुन डाली और सीडी बाहर निकाल दी। तो इसके लिए ए आर रहमान साहब को डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सीडी की जितनी सेल हो रही होगी उसके हिसाब से उनको रॉयल्टी मिलेगी, उस रॉयल्टी के ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। लेकिन जीएसटी का पेमेंट कौन करेगा? ए आर रहमान साहब जो कि सप्लायर है, या म्यूजिक कंपनी टी सीरीज जो कि रेसिपिएंट है। तो यहां पर कहते हैं कि भाई साहब ये जो एक्टिविटीज है बेसिकली डीएमए वाली है, इंडिविजुअल्स की होती है, बड़ा सेक्टर है। सप्लायर बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर से है, सप्लायर पे भरोसा कम होता है, सप्लायर पे भरोसा कम होता है। जब जब सप्लायर पे भरोसा कम होगा तब तक सप्लायर गवर्नमेंट उसे रिवर्स चार्ज के लिए नोटिफाई कर देती है। तो यहां पर म्यूजिक कंपनी लायबल टू पे जीएसटी हो जाती है ऐसे करके। उसके बाद एक और कॉपीराइट आता है आपका डिफरेंट टाइप का, उसमें हम बात करके चलते हैं, जहां पर कि किताबों के संबंध में, ऑथरशिप के संबंध में बात कर रहे हैं कॉपीराइट की। आपने मूवी देखी होगी बागवान, हाँ देखिए सर जी, बागवान मूवी देखी है? अच्छा ईमानदारी से बताना कितने लोग नहा लिए आप में से, कमेंट करके बताओ। कितने तो सड़ियल होके बैठे हैं यहां पे अभी तक, अभी मुंह तक नहीं धुला। 3 कैटेगरी के होंगे, एक वो जिनका मुंह तक नहीं धुला, दूसरे वो जो मुंह धुल चुका है लेकिन नहाए नहीं है, और तीसरे वो जो नहा कर बैठे हुए हैं। ये 3 कैटेगरी के लोग मेरे सामने होंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है, कि आप किस स्थिति में हैं। तो वैसे करके यहां पर ये बागवान आपने मूवी जरूर देखी होगी, मैं यहां तू वहां जिंदगी है कहां। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी बागवान के नाम से। मोटा भाई के रेस्टोरेंट में बैठकर किताब लिखा करते थे ये, और फिर वहां पर जो लड़के लड़कियां आया करते थे रेस्टोरेंट के अंदर, तो उन्होंने देखा कि भाई ऐसे ऐसे करके इनकी कथा सुनी, और उनमें से एक लड़की थी, उसके पिताजी की प्रिंटिंग प्रेस थी, उसके पिताजी ये थे आलोक राज मल्होत्रा। तो इन्होंने देखी कि भाई साहब, ओ भाई साहब, इतनी शानदार किताब, उन्होंने छापने का निर्णय लिया।
और छापने के बाद बहुत शानदार रिस्पॉन्स आया। तो इसके बदले अमिताभ बच्चन जी को जो पहला चेक मिला था वो 10 लाख का था। और मूवी में कहा गया था, आलोक राज मल्होत्रा ने अमिताभ बच्चन जी से कहा था कि साहब अभी तो ये पहला ही चेक है, अभी आगे देखो ये बागवान और क्या गुल खिलाता है। तो जो रॉयल्टी इनको मिली यहां पर, वो रॉयल्टी के ऊपर जीएसटी लगेगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी लगा दिया जाएगा। नहीं नहाए पढ़ने लिए आ गए हैं, अच्छा हाँ जी। तो वैसे करके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। लेकिन यहां पर एक यूटर्न की पोजीशन है। जरा इमेजिन कीजिए टैक्समैन के बारे में। जो टैक्समैन पब्लिशर है, इसके पास आई थिंक हजारों राइटर जुड़े हुए हैं, हजारों ऑथर इनसे कनेक्टेड हैं। हां या ना? हां या ना बोलिए। टैक्समैन से मेरे पास 2012 से ऑफर है कि सर किताब दे दो, किताब दे दो, किताब दे दो, टैक्समैन के तहत छापेंगे। पर मैंने आज तक किताब नहीं दिया, क्योंकि वो रॉयल्टी कम देते हैं। उनका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि इतने एक्स अमाउंट परसेंटेज रॉयल्टी दी जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, रॉयल्टी बढ़ाओ। उनका हर साल फोन आता है कि देख लो। मैं कहा बढ़ा दी, कि नहीं बढ़ाएंगे। मैं कहा ठीक है, तो हम भी नहीं देंगे। तो वैसे करके है। तो टैक्समैन के से हजारों ऑथर जुड़े हुए हैं। और सोचिए जरा, टैक्समैन का जो सीए है उसे जो जीएसटी भरना पड़ेगा, हजारों ऑथर का रिवर्स चार्ज में जीएसटी भरना पड़ेगा। इसको इतनी रॉयल्टी गई, इसको इतनी रॉयल्टी गई, इसको इतनी रॉयल्टी गई, सबके टैक्स भाई साहब जान ले ली जाएगी उसकी। तो यहां पर एक ऑप्शन दिया गया कि हे राइटर, हे ऑथर, अगर तू ये कह दे कि मैं कसम खाता हूं, मैं गंगाजल हाथ में लेता हूं और मैं कसम खाता हूं कि मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। ऑथर खुद कह रहा है मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा और मैं जीएसटी का पेमेंट कर दूंगा। तो सिर्फ एक इस सूरत में टैक्समैन रिवर्स चार्ज से बच सकता है। तो मैं आपको बताऊं, अगर कोई नया ऑथर टैक्समैन से जुड़ता है तो टैक्समैन पहले बोल देता जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लियो और डिक्लेरेशन दे दियो डिपार्टमेंट को कि जीएसटी का पेमेंट तुम ही करोगे। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में यह चलता है। इज इट ओके? यस सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने बुलाया, हम चले आए, कोई नहाए कोई ना नहाए, आए शाबाश। तो यहां यूटर्न की पोजीशन है, ध्यान दीजिएगा कि अगर सप्लायर कह दे, ये जीटीए में था एक यूटर्न और एक यूटर्न आपका यहां पर है, ऐसे करके। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। तो यू हमारी बात भाई साहब यहां पर हो जाती है। और उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं का भला डायरेक्टर की बात हो गई। और उसके बाद में डायरेक्टर के बाद में अगला नंबर आता है आपका ये कॉपीराइट। कॉपीराइट की हमारी बात हो चुकी है। कॉपीराइट के बाद नंबर आता है ओवरसीइंग कमेटी का। अब इस सर्विस ऑफ ओवरसीइंग कमेटी क्या होती है? दरअसल क्या होता है कि आरबीआई है, जानते हो। तो आरबीआई जो भी सर्विसेज देता है, आरबीआई जो भी सर्विसेज देता है ना मालिक, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। और आरबीआई जो भी सर्विसेज ले रहा होता है उस पर भी जीएसटी नहीं होता। हम जानते हैं इफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज ली जाती है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। तो मतलब कुल मिला के ना आगे जीएसटी ना पीछे जीएसटी। लेकिन आरबीआई के द्वारा बनाई हुई एक अथॉरिटी है, एक कमेटी है, जिसे ओवरसीइंग कमेटी के नाम से जानते हैं। दरअसल होता क्या है कि अगर मान लीजिए यहां पर किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को बड़ा लोन चाहिए होता है तो वो कंपनी बैंक्स को अप्रोच करती है। बैंक आरबीआई से परमिशन लेते हैं कि आरबीआई अगर परमिट करता है तो उस कंपनी को लोन दिया जाता है। 500 करोड़ से ऊपर की अगर बात होती है तो इसकी हम बात करते हैं, आरबीआई की परमिशन होकर आती है। आरबीआई उस कंपनी की क्रेडेंशियल्स को चेकआउट कराने के लिए ये सौंपती है मैटर ओवरसीइंग कमेटी को, और इसके लिए ओवरसीइंग कमेटी आरबीआई से अपनी फीस लेती है। तो ये जो फीस यहां पर ली जा रही है तो उस फीस के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जा रहा है। हालांकि मैं इस पॉइंट की कड़ी निंदा करता हूं। मेरे हिसाब से अगर जीएसटी काउंसिल वाले आप सुन रहे हो, हालांकि मुझे मिले थे जीएसटी काउंसिल से, क्योंकि जो आईआरएस की जो हमारी क्लास हुई थी तो वहां पर जो जीएसटी काउंसिल वाला जो आर्टिकल 279 कैपिटल ए है, तो उस आर्टिकल को पढ़ाने के लिए जीएसटी काउंसिल से ही बंदे आए थे। तो मैंने कहा था, मैं कहा भाई इसको देखो ये क्या मामला है। कह रहे सर देखेंगे करेंगे। तो हालांकि वो टाल मटोल वाली बात थी, हालांकि ऐसे नहीं होता, वो तो कैजुअली मैंने बात की थी। वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जाती है जीएसटी काउंसिल के पास में, तब जीएसटी काउंसिल उसे कंसिडरेशन में लेती है। तो यहां पर मेरे हिसाब से जीएसटी लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आरबीआई हमारा पहले से जीएसटी के दायरे से मुक्त है। और इतिहास गवाह है, पुराने समय के अंदर जब सर्विस टैक्स का जमाना था
तो उस समय भी इस पर कोई किसी प्रकार के सर्विस टैक्स की बात नहीं हुआ करती थी, ना आगे सर्विस टैक्स ना पीछे सर्विस टैक्स। दरअसल ये जो नया कॉन्सेप्ट लाया है 2017 से ये कॉन्सेप्ट आया है ओवरसीइंग कमेटी का, क्योंकि जब से लोग, क्योंकि सरकार तो हमारी ये कहती है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो इस चक्कर में माल्या जैसे लोग पैक करा के ले गए, तो कुछ इस प्रकार के घपलेबाजी ना हो इसलिए एक बड़े बड़े कामों के लिए ओवरसीइंग कमेटी बना रखी जो कि एडवाइस करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। एंड व्हाटएवर द कमीशन चार्ज्ड बाय ओवरसीइंग कमेटी फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट विल बी लायबल टू जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मीनिंग देयरबाय दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन इट, राइट? ठीक है। सीएमए इंटर के लिए भी रेफर कर सकते, करो, मैं अब अपने हर वीडियो पे लिखा करूंगा सीए, सीएमए, सीएस, कर सकते हैं और करो, ऐसे करके। उसके बाद बात को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हमारी बात हो चुकी है मालिक, और उसके बाद में क्या आता है निकल के, इसके बाद में आता है भाई साहब, इसके बाद क्या निकल कर आता है, इसके बाद में बात करते हैं हम लोग किसकी, डीएसए की बात करते हैं। ये डीएसए आ रहा है, एक बीएफ आ रहा है और एक बीसी आ रहा है। 11वां, 12वां और 13वां पॉइंट, 3 पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं बैक टू बैक। तो मेरे पास एक अलग है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, मैं आपको वहां पर लिए चलता हूं, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ चलेंगे सर जी। तो आ जाइए जरा यहां पर आप, अगर आप हमारे साथ चलने को तैयार हैं तो भाई साहब आ जाओ। आ जाओ। नोटिंग से ना थोड़ा अच्छे से मैं आपको तुरंत बता पाऊंगा, अच्छे से बता पाऊंगा। ये होता बाबू आपका यहां पर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। कौन लोग होते हैं, कहां से आते हैं, बताता हूं। ये वो लोग होते हैं जैसे आपके पास फोन आते रहते हैं ना कि आप घर बैठे लोन पाएं, लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ये दरअसल इनका बैंक से ना टाई अप होता है और ये लोन करवाते हैं। तो बैंक के लिए बिजनेस ला कर देते हैं, जैसे इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी के लिए बिजनेस ला कर देता है, ऐसे बैंक को ये बिजनेस ला कर देते हैं। अगर मुझे लोन की जरूरत है तो मैं डीएसए के पास में जाता हूं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के पास में जाता हूं और ये मेरा बैंक से लोन करवा देते हैं। मैं इसके थ्रू क्यों जाता हूं, क्योंकि बैंक के थ्रू जाऊंगा तो फॉर्म भी मुझे ही भरना पड़ेगा और कागज में से कागज, ढेर सारे कागज अलग अलग टाइम पर मांगते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। डीएसए मेरी पूरी मदद करता है, मुझसे कोई कमीशन नहीं ले रहा, उसका कमीशन बैंक से होता है, ठीक है। तो मैं डीएसए के माध्यम से जाता हूं। अगर डीएसए इंडिविजुअल आदमी है तो ऑब्वियस सी बात है इस पर सरकार का भरोसा कम है, और सरकार का भरोसा अगर इसके ऊपर कम है मालिक, तो सरकार कहती है कि भाई साहब जो बैंक या एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इनसे हम अपना जीएसटी रिवर्स चार्ज में कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जो डीएसए है वो एक कंपनी बनाकर बैठा है, एक फर्म बनाकर बैठा हुआ है, एक मौजूदा व्यक्ति है, तो फिर क्या सीधी उंगली से ही घी निकल आएगा? यस और नो। अगर वो एक मौजूदा व्यक्ति है, खुद डीएसए कह रहा है कि भाई साहब आई एम ए कंपनी यार, यस, तो इस पे भरोसा सरकार का बढ़ जाता। भरोसा ज्यादा है तो फिर एनसीएम ही लगाते, फिर उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती। आरसीएम मजबूरी का नाम है, वरना सरकार तो हमेशा एनसीएम यानी कि नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म ही लगवाना चाहती है, ठीक है जी। ओके सिद्धांत। उसके बाद में नंबर आता है यहां पर आपके लिए बिजनेस फैसिलिटेटर का। बिजनेस फैसिलिटेटर जो कि बैंक के कस्टमर्स को फैसिलिटेट करते हैं बैंकिंग एक्टिविटीज के लिए, और इनको जो भी कमीशन मिलता है उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगवाया जाता है। हाउएवर अगर ये कोई रूरल एरिया की ब्रांच है और उसका बिजनेस फैसिलिटेटर है तो उसके लिए एग्जम्पशन है, और अगर कोई चीज जीएसटी से एग्जम्प्ट है तो उस पर हम आगे कोई बात कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे करके मालिक उसकी बात करी जाती है, ठीक सर जी। फिर क्या है, आगे बढ़िए जरा। फिर यहां पर निकल के आते हैं आपके बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होते हैं? ये बैंक की ब्रांच होती है, एक बहुत ही छोटे लेवल की, बैंक की बहुत ही छोटे लेवल की एक ब्रांच होती है। गांव में हो गई या किसी कस्बे वगैरह में हो गई, जहां पर एक नॉर्मल फॉर्मल बैंक की ब्रांच तो नहीं खोली जा सकती, बट एक बहुत ही छोटे लेवल की, माइक्रो लेवल की बैंक की ब्रांच होती है। तो इनको बैंक से मिलता है कमीशन, और जब कमीशन इनको मिलता है, ये डिपॉजिट विड्रॉल हर प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, और इनको जो भी कमीशन मिलता है उस पर आरसीएम नहीं लगता है।
बिजनेस करस्पॉन्डेंट को जो भी बैंक से कमीशन मिलता है उस पर आरसीएम नहीं लगता है, तो फिर किस पे लगता है? तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट ने भी अपने एजेंट कुछ पाल रखे होते हैं, उन एजेंट को जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जो माइक्रो लेवल की ब्रांच उनको जो कमीशन देती है उस कमीशन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाता। पहले बताइए यहां पर बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? यस सर। आगे बात करते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज की। सिक्योरिटी एजेंसीज आपने देखा होगा और सुना होगा, अक्सर भाग जाती हैं, अक्सर ये लोग भाग जाते हैं, पता नहीं कहां भाग जाते हैं, समझ नहीं आता। निम्बस के नाम से सिक्योरिटी एजेंसी है, या देखिए भाई साहब सिक्योरिटी गार्ड, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे दया दरवाजा तोड़ दो, और दूसरा भाई साहब जैसे चंबल से है, तो ऐसे करके मतलब सिक्योरिटी गार्ड है तो भाई वैसा होना चाहिए मजबूत सा, ऐसा लकड़ी जैसा होगा तो कौन डरेगा उससे। सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं और सिक्योरिटी एजेंसी अपने यहां पर सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती करती हैं। जब भर्ती करती है तो इनको सैलरी मिलती है सिक्योरिटी एजेंसी से, और इनको मिलने वाली सैलरी पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। फिर ये सिक्योरिटी एजेंसी इन सिक्योरिटी गार्ड को डिप्यूट करती हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी के घर पे, ऑफिस पे, दुकान पे, यहां पे, वहां पे, ऐसे की तैसी वैसे करके। तो सिक्योरिटी सर्विस आगे देती है शोरूम, शॉप, हॉस्पिटल एटसेट्रा, इनको ये दी जाती है। मान लीजिए कंसीडरेशन ले रहे हैं 30,000 पर मंथ का, और ये रोटेट करते रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड को। मान लीजिए मेरे घर पे सिक्योरिटी गार्ड है एक, तो 7 दिन एक रहेगा और नेक्स्ट 7 डेज कोई और आएगा, अगले 7 दिन कोई और आएगा, मतलब रोटेट करते रहते हैं ताकि कोई कहीं ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी करने वाले ही कहीं किसी और से घुल मिलकर कहीं हमारा ही नुकसान न कर दें, इसलिए वो रोटेट करते रहते हैं। तो सर्विस भी है, सप्लाई भी है, दिक्कत वाली बात नहीं, और जीएसटी भी लगेगा। लेकिन जीएसटी लगेगा तो कैसे कैसे लगाया जाएगा, तो यहां पर देखिए, अगर सिक्योरिटी एजेंसी एक इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, मतलब एक नॉन कंपनी है, मोटी बात भाई साहब ध्यान दीजिए, कंपनी नहीं है बाकी सब कुछ है, अगर वो एक नॉन कंपनी के रूप में है तो भरोसा सरकार का कम है कि ज्यादा है? भरोसा कम है, भरोसा कम है। और सामने बैठा है रजिस्टर्ड व्यक्ति जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब बताइए तुलनात्मक सरकार का भरोसा ज्यादा कहां है? सिक्योरिटी एजेंसी जो कंपनी नहीं किसी और रूप में है, नॉन कंपनी के रूप में है, नॉन कंपनी के रूप में है, और सामने जो रेसिपिएंट आदमी वो एक रजिस्टर्ड एक मौजूदा व्यक्ति है, तो सरकार का भरोसा ज्यादा कहां है? वो है रेसिपिएंट के ऊपर। तो इसलिए यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपका लगाया जाएगा। ठीक है, ये तो है नॉन कंपनी, लेकिन सामने जो व्यक्ति है वो भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, वो भी एक नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है। मान लो मैंने या आपने अपने घर के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखवा लिया एंड यू हैव नो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, और आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर क्या करोगे रे? तो इस पे भी भरोसा कम है, रेसिपिएंट पे भी भरोसा कम है, तो सरकार क्या चुनेगी? आरसीएम या एनसीएम? उंगली टेढ़ी भी करी लेकिन फिर भी घी ना निकला, तो टेढ़ी करने का फायदा क्या रह गया? इससे बेहतर है भाई सीधी रखो। तो अगर दोनों पे भरोसा नहीं तो फिर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म ही अपना लगाया जाएगा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। दूसरी बात, अगर सप्लायर कंपनी है, सिक्योरिटी एजेंसी एक कंपनी है, सप्लायर पे पूरा भरोसा है, कंपनी कहां भागेगी? कंपनीज एक्ट के तहत वो फंसी हुई है, तो बताइए अगर सप्लायर पे भरोसा है तो क्या सरकार उंगली टेढ़ी करेगी? टेढ़ी करना, आरसीएम लगाना मजबूरी है, सरकार कतई भी उंगली अपनी टेढ़ी करने वाली यहां पर नहीं है, तो यहां पर आपका एनसीएम ही लगाया जाएगा। लेकिन दो बात आपको ध्यान में रख के चलनी है। गौर से देखिए इस आदमी को, गौर से देखिए मालिक, ये एक रजिस्टर्ड व्यक्ति है लेकिन इसने कॉम्पोजिशन स्कीम ले रखी है। ये एक रजिस्टर्ड व्यक्ति है और कॉम्पोजिशन स्कीम ले रखी है। कॉम्पोजिशन स्कीम इसलिए ली थी क्योंकि ये अपनी आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी के कंप्लायंसेस को पूरा नहीं कर सकता था। मुझे बताइए अगर ये अपनी दुकान के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रखवाता, बिकॉज 4 दिन पहले इसकी दुकान के बाहर चोरी हो गई थी, ये सिक्योरिटी गार्ड रखवाता है, तो चूंकि ये रजिस्टर्ड है तो इसके मुताबिक तो भाई साहब, और सर्विस देने वाली ये मान लीजिए नॉन कंपनी है, अगर ये इसको सर्विस देती है तो बताइए क्या लगना चाहिए? क्या लगना चाहिए? व्हाट आई एम आस्किंग यू, क्या होना चाहिए? सर वैसे देखा जाए तो रजिस्टर्ड व्यक्ति है तो सरकार ढूंढ तो सकती है इसे, नो डाउट ढूंढ तो सकती है, तो आरसीएम लगाने को तो लग जाएगा, लेकिन क्या लगाना उचित होगा? इसने अपने खुद के टर्नओवर की कंपोजिशन स्कीम ले रखी है और तुम इसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा रहे हो। बरसात से बचने की हैसियत नहीं, गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप? कोई तरीका है? वैसा अपने तो कर्म पूरे ना हो रहे, अपने लिए तो कंपोजिशन लेके बैठा हूं, दूसरे के पे तो मुझसे भरवा लो जीएसटी, ऐसे नहीं होगा। तो अगर इसमें कहा गया, एक नियम बनाया गया कि भले ही सामने वाला रजिस्टर्ड व्यक्ति, बट अगर उसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है तो वहां पर आपका नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म ही लगवाया जाएगा, ऐसे करके बोल दिया जाता है, यानी कि आरसीएम नहीं लगेगा। दूसरा, मान लीजिए आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है,
अब आप कोई फाइनल में पढ़ने के लिए मिलेगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, तो जीएसटी के अंदर एक ना टीडीएस का कॉन्सेप्ट आता है कि उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जीएसटी का टीडीएस काटना होता है। वो भी आप दिमाग मत लाइएगा, आप सिंपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान के चलें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एज ए टैक्स पेयर तो अपना खुद का कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज है वो जीएसटी के दायरे में तो नहीं आती हैं। तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाहर गौर से जाकर देखना, कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाओ, जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं उनसे पूछना, बात करना, हो अच्छा भाई साहब, तो ये यहां पर खड़े हुए हैं। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इससे सर्विस ले रहा है, इससे सर्विस ले रहा है, तो बताइए क्या लगना चाहिए? ये रजिस्टर्ड तो है लेकिन टीडीएस पर्पस के लिए, एज ए टैक्स पेयर नहीं है। रजिस्टर्ड तो है लेकिन टीडीएस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड है, तो इस वाले मामले के अंदर भी एनसीएम ही लगाया जाएगा। मेरी बात सुन, देखो अगर सप्लायर जो एजेंसी है वो कंपनी है, फिर तो ऐसी की तैसी जो मर्जी हो जाए, फिर तो एनसीएम ही लगेगा। लेकिन अगर सप्लायर पे भरोसा नहीं है, तो रेसिपिएंट पे भरोसा है, वो रजिस्टर्ड आदमी है, फिर तो आरसीएम लगेगा। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन है, एक रेसिपिएंट रजिस्टर्ड तो है बट कंपोजिशन स्कीम में है, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एज ए टीडीएस डिडक्टर ही उसका रजिस्ट्रेशन है, तो यहां पर एनसीएम ही लगाया जाएगा। पहले हाँ बोल दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा मालिक। इज इट ओके? हाँ बोल दोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ सर जी ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला पॉइंट कौन सा आता है जरा उसको भी यहां पर देख लेते हैं। भाई साहब अगला पॉइंट कौन सा है? सर जी अगला पॉइंट है उसका क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी, उसका मोटर व्हीकल्स का। तो मोटर व्हीकल के बारे में मैं आपको बता दूं, दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विस और दूसरी होती है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में कुछ ऐसे करके होता है, बाय यूजिंग मोटर व्हीकल। इसको जो पैसा मिलता है, जो भाड़ा मिलता है, उसे फेयर के नाम से जानते हैं, और जो भाड़ा काउंट किया जाता है वो डिपेंड अपॉन किलोमीटर रन, कि कितना आपने डिस्टेंस कवर किया है, उसी के हिसाब से आपका भाड़ा यहां पर तय किया जाता है। ठीक है जी, अच्छा जी। लेकिन रेंटिंग ऑफ कार के अंदर क्या होता है कि भाई साहब मुझे जाना देहरादून घूमने के लिए 4-6 दिन के लिए, तो कार नहीं है मेरे पास, तो ठीक है रेंट कार। देखिए जैसे दिख रहा है, लो भाई साहब चाबी आपकी, पकड़िए ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं चाहे देहरादून जाऊं, चाहे आगरा जाऊं, चाहे मसूरी जाऊं, चाहे मेरी मर्जी में कहीं भी जाऊं, कार मेरी हुई, 4 दिनों के लिए कार मेरी है। तो यहां पर जो आपसे किराया लिया जाएगा वो कितने टाइम आपने कार रखी और कितने किलोमीटर आपने रन किया है, उसके हिसाब से आपसे लिया जाता है। इवन अगर मैं आकर दिखाऊं आपको ओला उबर की भी मैं आपसे बात करके चलूं, तो वहां पर कुछ आपको देखने को मिल सकता है। ओला अगर आप देख सकते हैं तो देखिए जरा यहां पर आकर, मालिक सर्च डेस्टिनेशन, भाई साहब मुझे जाना है एयरपोर्ट, और मैं चला गया AIR पोर्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैं चला गया यहां पर, मुझे यहां जाना। वो कह रहा है, क्या कह रहा है भाई साहब, कह रहा है ये देखो आप बुक कीजिए, एनी कुछ भी बुक कर लो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब आप ही का है। तो ये जो टैक्सी मुझे दिखाई दे रही है यहां पर आकर, यार ये कैसी है, मतलब रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है या पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रही है? सर जी ये ना पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रही होती है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां ध्यान दीजिए जरा सर, ये लिखा है डेली, और इस पर जो चिन्ह बना हुआ है वो एक डेस्टिनेशन का पॉइंट बना हुआ है, डिस्टेंस का पॉइंट बना हुआ है। अगला आता है रेंटल्स, ये डेली है और ये आपका यहां पर रेंटल्स है। डेली और रेंटल्स में फर्क क्या है? इसके चार्ज सिर्फ डिस्टेंस के हिसाब से मेजर किए जाते हैं, लेकिन जो रेंटल्स आपका होगा ना मालिक, तो रेंटल्स के लिए आप चेक कर सकते हैं, 1 घंटा और मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक चार्ज क्या है, 2 घंटा और 20 किलोमीटर तक 4 घंटा। तो यहां टाइम, व्यू मोर, व्यू डिटेल, हम तो डिटेल देखनी भाई साहब, सेलेक्ट एप पैक, आजा भैया, हाँ ये रही, तो ये रही, हमें चाहिए 10 घंटा 100 किलोमीटर, 10 घंटे या मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक के लिए चार्ज ये है। पैकेज प्री पैकेज बना के रखें, वो आपकी बात है, आप चाहे 10 दिनों के लिए ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मिनी प्राइम सेडान, ये वो लग्जरी के लिए, मर्सिडीज वगैरह ऑडी के लिए है, 12,000 रुपए के आसपास का किराया है अगर आप 10 घंटे और या फिर 100 किलोमीटर के लेते हैं। तो ये आपका रेंटल्स है और ये आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ बोलो हाँ। रेंटिंग के अंदर 2 चीजें पर निर्भर करता है, एक होता है आपका टाइम और दूसरा होता है किलोमीटर रन, और यहां पर हम सिर्फ किलोमीटर रन की बात करके चलते हैं। तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ऑलवेज एनसीएम ही लगाया जाता है, आरसीएम का कोई जिक्र यहां पर नहीं किया जाता है। जबकि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की जब हम बात करते हैं ना मालिक, तो यहां पर कुछ एक एग्जम्पशंस भी आपकी आती हैं, जैसे कि रेंटिंग कर रहे हो 12+ बस वगैरह कर रहे हो, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को दे रहे हो, या फिर
12 प्लस सीटिंग कैपेसिटी की कोई बस या मिनी बस आप लोकल अथॉरिटी को दे रहे हो तो यहां पर दे दी जाती हैं मालिक, एग्जम्पशंस आपको दे दी जाती हैं। इज इट ओके? हां सर जी, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर दे दी जाती है एग्जम्पशंस, और अगर एग्जम्पशन दे दी है तो फिर तो कोई समस्या वाली बात है नहीं। आगे क्या बोलते हैं, आगे सुनिए जरा। नाउ देयर आर 2 टैक्सेशन मॉडल टू कैलकुलेट जीएसटी। अब टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलो तो हमारे पास यहां पर 2 मॉडल होते हैं जीएसटी को कैलकुलेट करने के लिए। एक है मॉडल नंबर 1 और एक है आपका मॉडल नंबर 2 करके। मॉडल 1 और मॉडल 2 करके आता है। पहला मॉडल है कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, यानी कि 12% मॉडल 1 के अंदर 12% जीएसटी का रेट है और विद फुल आईटीसी की बात यहां पर करी जाती है। अगर आप कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम वाली कैटेगरी में आ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा आईटीसी आपको मिलेगा और यहां पर ऑलवेज आपका नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म ही लगाया जाएगा। ऑलवेज नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म ही आपका यहां पर लगाया जाएगा। लेकिन दूसरे वाली कैटेगरी के अंदर जब हम आते हैं, मॉडल 2 पर जब हम आते हैं ना मालिक, तो वहां पर आकर क्या बोलता है, मॉडल 2 में है कोल्ड कॉफी विदाउट आइसक्रीम, यानी कि 5% का रेट होगा लेकिन आपको आईटीसी नहीं मिलेगा सिवाय एक को छोड़कर। ये कहते हैं ना कि दुनिया की सारी स्त्रियां मेरी मां और बहनें हैं सिर्फ एक को छोड़कर, है ना। तो ऐसे यहां पर है, एक को छोड़कर किसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिर्फ एक को छोड़कर। एक को छोड़कर क्या छोड़कर, कि अगर आप रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस दे रहे हैं और जैसी सर्विस दे रहे हैं वैसे ही सर्विस अगर आप ले रहे हैं, जैसे को तैसा जो दे रहे हैं वही अगर आप ले रहे हैं तो उस वाली इनपुट सर्विस का तो मिलेगा, बाकी किसी का कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। सिमिलर सर्विस का, सिमिलर बिजनेस की सर्विस का तो क्रेडिट मिलेगा, बाकी आपको कोई और क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, ऐसे करके बोलते हैं। तो यहां पर देखिए, अब एनसीएम लगेगा या आरसीएम लगेगा ये डिपेंड करता है। मॉडल 1 के अंदर ऑलवेज एनसीएम और मॉडल 2 के अंदर डिपेंड करेगा कि एनसीएम है या आरसीएम है। ये कह रहे हैं भाई साहब यहां पर आकर, ये यहां से कहता है हियर एनसीएम और आरसीएम बोथ मे बी डिपेंड अपॉन द कॉम्बिनेशन। जी क्या कहा, नॉन कंपनी, अगर ये नॉन कंपनी है सप्लायर, सप्लायर अगर नॉन कंपनी जिसपे भरोसा कम है और सामने वाली भी नॉन कंपनी है उस पर भी भरोसा कम है, तो उंगली टेढ़ी करोगे क्या? नहीं, फिर तो एनसीएम ही रहने दो, एनसीएम ही लगा दिया जाएगा और 5% जीएसटी का रेट आ जाएगा, बशर्ते कि सप्लायर को क्रेडिट सिर्फ एक मिलेगा, सिर्फ सिमिलर इनपुट सर्विस का क्रेडिट मिलेगा, बाकी कोई और क्रेडिट उसे मिलने वाला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद में अगर मान लीजिए एक नॉन कंपनी है सप्लायर और रेसिपिएंट एक कंपनी है, रेसिपिएंट एक कंपनी है, तो रेसिपिएंट मजबूत आदमी है, भरोसा पूरा है सरकार का, तो यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आपका लगवा दिया जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए सप्लायर कंपनी है, सप्लायर पे सरकार को पूरा भरोसा, पूरे कंट्रोल में है, तो वहां आरसीएम की सोचना भी मत, तो यहां तो फिर आपको ऑलवेज ऑलवेज एनसीएम ही लगाया जाएगा। ऐसे करके यहां पर बात करी जाती है मालिक। आगे बोलते हैं सिक्योरिटी लेंडिंग की बात करी जाती है। सिक्योरिटी लेंडिंग के अंदर पूरा सीन क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मैंने एक पूरा यहां पर केस स्टडी तैयार करी हुई है और यहां स्लोगन है इसका, गेन फ्रॉम योर डीमैट अकाउंट। आपका डीमैट अकाउंट खुल गया? खुल गया जी। मेरे पास एक विजन है, क्योंकि बड़ा पैसा कमाने के लिए एक बड़े आइडिया की जरूरत होती है। तो मुझे पैसा कमाना भाई साहब, तो मेरे पास एक विजन है, पैसे नहीं है, विजन है कि किसी एक्स लिमिटेड का शेयर आज जो 500 रुपए का है, भविष्य में उसकी कीमत 400 रुपए होने वाली है, अगले 3-4 महीने में उसकी कीमत 400 रुपए होने वाली है। पैसे नहीं है, मैं इस विजन से, अपने इस अनुभव से मैं कैसे पैसे कमाऊं। तो मैं गया एक स्टॉक ब्रोकर के पास में, मान लीजिए हम 4 लोग हैं यहां प्रोवाइज वाले, ये एसएस मतलब संजय सराफ सर, पीएस मतलब प्रवीण शर्मा सर, आर के मतलब मैं, और बीबी मतलब भंवर बुराना सर, ठीक है। तो ऐसे करके हैं। तो मैं यहां पर था, तो मैं गया पीएस के पास में प्रवीण सर के पास में मैं गया और वहां जाकर मैंने कहा सर मुझे ना एक्स लिमिटेड का एक शेयर दिलवा दो, किराए पर, खरीदना नहीं है, शादी नहीं करनी, किराए पर दिलवा दो। उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूं। संजय सराफ सर के पास उन्होंने, सर ने फोन मिलाया, पता किया कि भाई उनके पास किसी एक्स लिमिटेड का एक शेयर पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा सर क्या आप अपना शेयर किराए पर दे सकते हो? बिना बात के एवं आपके डीमेट अकाउंट में पड़ा सड़ रहा है, अगर किराए पर दोगे तो 4 पैसे एक्स्ट्रा ही आपको मिल जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है जी। तो संजय सराफ सर ने प्रवीण शर्मा सर को, यानी कि स्टॉक ब्रोकर को, वो शेयर अपना दे दिया और पीएस ने वो शेयर आरके को दे दिया।
शेयर मेरे पास में आ जाता है और उस शेयर को मैंने बाजार में आज बेच दिया। बीबी सर को मैंने वो शेयर यहां पर बेच दिया। कितने का बेचा? ऑब्वियस सी बात है, आज भाव 500 रुपए का था, 500 का बेच दिया। मन में क्वेश्चन ये आता कि सर जी आप तो उसके हकदार थे ही नहीं, आप तो उसके मालिक थे ही नहीं, तो आप बिना मालिकाना हक के ही आप उसे कैसे बेच सकते हो? ये सिक्योरिटी मार्केट में चलता है, मालिक भले मैं उसकी खरीद कर नहीं लाया, किराए पर लाया हूं, लेकिन उसको मैं बेच सकता हूं, ऐसा होता है। सेबी की गाइडलाइंस ऐसा अलाउ करती हैं। तो मैंने उसको बेच दिया और 500 रुपए आज मुझे यहां पर मिल जाते हैं। 500 रुपए आज मुझे यहां पर मिल जाते, मेरी जेब में 500 रुपए आ गए। 3-4 महीने के बाद जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, उसका जो प्राइस है शेयर का गिर जाता है। जब प्राइस गिरा तो मैंने बाजार से वो शेयर खरीद लिया, 400 रुपए में खरीद लिया। 500 रुपए में बेचा, 400 में खरीद लिया, मेरी जेब में ग्रॉस रह गया 100 रुपए। जहां से शेयर आया था मैंने पीएस को दिया, पीएस ने एसएस को दिया, जहां से आया था शेयर वहां पहुंच जाता है अल्टीमेटली, लेकिन मैंने इसमें ग्रॉस बेनिफिट मेरा 100 रुपए का है। इसमें से मुझे क्या क्या देना है? उस शेयर का जो किराया था 3-4 महीने का, वो 20 रुपए का किराया था, जिससे मैं एसएस तक पहुंचवाऊंगा पीएस के थ्रू, तो 20 रुपए किराया था। और जो स्टॉक ब्रोकर है उनका भी 5 रुपए का अपना कमीशन बनता था इस पूरी ट्रांजैक्शन को अरेंज कराने के लिए। तो कुल मिलाकर 25 रुपए उसमें से काट दीजिए, तो मेरा नेट बेनिफिट पूरे गेम के अंदर एक विजन के आधार पर 75 रुपए मैंने कमा लिए। अगर मान लीजिए यही ट्रांजैक्शन 1 लाख शेयर्स की होती तो मैं 75 लाख कमा गया 3-4 महीने के अंदर, जबकि मेरी जेब में 1 पैसा नहीं था और 75 लाख मैंने यहां पर कमा लिए हैं। तो यहां पर आकर अब जीएसटी का ट्रीटमेंट क्या रहेगा? जो सिक्योरिटी की खरीद बिक्री हुई है 500 रुपए 400 में जो भी शेयर खरीदा बेचा गया है, उस खरीदे बेचने पर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि सिक्योरिटी आपकी ना गुड्स है ना सर्विस है। जहां तक सवाल है 5 रुपए के पीएस के कमीशन का, तो कमीशन एक प्रकार से सर्विस है, उस पर जीएसटी लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं सिक्योरिटी के संबंध में सर्विसेज एक्टिविटीज इन रिलेशन टू सिक्योरिटी जो होती है वो आपकी यहां जीएसटी के दायरे में आती है, और 5 रुपए के कमीशन के ऊपर जीएसटी आपका लगवा दिया जाएगा और उसमें नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा। पीएस लाइबल टू पे जीएसटी ऑन ₹5 कमीशन। और जो 20 रुपए यहां से पहुंचे हैं इनके पास में, आरके से पहुंचे हैं इनके पास में, एसएस के पास में जो किराया पहुंचा बेसिकली, उसके ऊपर आरसीएम लगाया जाएगा। मैं यहां पर बोरोवर था सिक्योरिटी का और एसएस थे यहां पर लेंडर। तो लेंडर जब बोरोवर को सिक्योरिटी उधार दे रहा है, उसका जो किराया होगा उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी लगाया जाएगा। रहा मुझे बता दीजिए भाई साहब, बात समझ में आई या नहीं आई? हां या ना? आगे बात करते हैं ओशन फ्रेट की। तो ओशन फ्रेट के ऊपर भी आपका जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है जी। तो मैं अगर आपसे कॉम्पैक्ट बुक से बात करके चलूं मालिक, तो हमने कितनी सारी बात कर ली है। हमने कितनी सारी बातें कर ली हैं। हमने यहां तक की अपनी बातें निपटा दी हैं जी। और यहां तक की बातें निपटाने के बाद अब हमारे पास बचता है ये आईजीएसटी एक्ट के अंदर भी कुछ एक यहां पर हमारी एग्जम्पशंस, आरसीएम बेसिकली आते हैं। और वो आरसीएम क्या बोलते हैं सुन लीजिए जरा। क्या कहता है? एनी सर्विसेज बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन एंटिटी, एंटिटी मतलब विदेश में लोकेटेड है और लेने वाला इंडिया में लोकेटेड है। तो सिंपल वर्डिंग्स में ये कह सकता हूं कि ये आपकी एक इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस के संबंध में आपका आरसीएम लगाया जाता है। ये बात भली भांति आप जानते हैं। अगला पॉइंट ये बोलता है ओशियन फ्रेट। ओशियन फ्रेट का मतलब हो गया कि आप इंडिया के बाहर से कुछ भी गुड्स वेसल के माध्यम से आप इंपोर्ट करके ला रहे थे, वेसल के माध्यम से इंपोर्ट करके ला रहे थे, उस पर जो फ्रेट होता है उस पर क्या जीएसटी लगेगा? या जीएसटी लगेगा। और उसमें जो इंपोर्टर आदमी है वो ही यहां पर ऑलवेज जीएसटी का पेमेंट करके चलेगा मालिक। इंपोर्टर को ऑलवेज यहां पर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। सर अगर मान लीजिए ये फ्रेट अगर हमारा हवाई जहाज का हो, तो देखिए मेरी बात समझना, सरकार ऑलवेज चाहती कि इंपोर्ट को डिस्करेज करना। इंपोर्ट की जो कॉस्ट है वो आपकी ऑलवेज बढ़नी चाहिए और एक्सपोर्ट की घटनी चाहिए। तो इंपोर्ट की कॉस्ट को बढ़ाना था, इसलिए सरकार इस फ्रेट के ऊपर भी यहां जीएसटी लगवा रही है। लेकिन बाई एयर जो आपका इंपोर्ट हो रहा है उसका जो भाड़ा होता है सरकार उस पर जीएसटी नहीं लगाती। कोई मुझे रीजन दे सकता है ऐसा क्यों होता है? मैं ही बताता हूं। फ्रेट का जो भाड़ा होता है वो, मतलब जो हवाई जहाज का जो भाड़ा होता है वो बहुत ज्यादा होता है।
पहले से ही, तो पहले से वो बहुत ही महंगा हो रखा होता है। अब उस पर जीएसटी की चोट और डालोगे तो वो जरूरत से ज्यादा महंगा हो जाएगा, और सरकार ऐसा कभी भी नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि किसी ने कहा है कि इतने मीठे भी ना बनो कि लोग नहीं, इतने कड़वे भी ना बनो कि लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएं, और इतने मीठे भी ना बनो कि लोग तुम्हें घोलकर ही पी जाएं। तो आप इतने सस्ता भी मत कर देना कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री ही बर्बाद हो जाए, विदेशी गुड्स इतना ज्यादा मात्रा में इंडिया में आ जाए, और इतने महंगा भी मत कर देना कि उसको इंडिया में लाया ही ना जा सके। क्योंकि अगर विदेशी गुड्स इंडिया में नहीं आएगा तो फिर इंडियन जो मैन्युफैक्चरर हैं वो लापरवाह हो जाएंगे, पुअर क्वालिटी का गुड्स बनाएंगे और महंगे दामों पर बेचेंगे, क्योंकि उनका फॉरेन गुड्स के साथ कंपटीशन ओवर हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला ओशियन फ्रेट, बोला मैंने ओशियन फ्रेट, समुद्री भाड़ा जो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के संबंध में, उस पर ऑलवेज इंपोर्टर को जीएसटी भरना होता है। ये डायरेक्टर के संबंध में मैं आपको ऑलरेडी बात कर चुका हूं। और उसके बाद यहां पर आता है आपका 9(4) करके आता है। 9(4) में जानते हैं सीमेंट के संबंध में 9(4) के अंदर जो बात करी जाती है वो ये है कि जब जब एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई करता है तो वहां पर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगाया जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक्टिवेटेड है आज की डेट में कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर, कंस्ट्रक्शन एरिया में ही यह आपका एक्टिवेटेड है। कैसे भला, मैं आपको दिखाता हूं पूरी पिक्चर। यहां पर आइए जरा मेरे साथ में। यह सिर्फ कंस्ट्रक्शन एरिया में ही आपका लागू होता है। यहां पर आओ, ये रहा कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर। तो एक अनरजिस्टर्ड व्यक्ति जब जब सीमेंट की सप्लाई करता है किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को, यानी कि बिल्डर को, तो बिल्डर लाइबल टू पे जीएसटी ऑन इट। इसी तरीके से अगर कोई कैपिटल गुड्स सप्लाई किया जाता है, लाइक सीमेंट कंक्रीट मिक्सर हो गया, जब अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड को देगा कोई कैपिटल गुड जो कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, उस पर भी आरसीएम लगाया जाता है। और तीसरा है, अगर कोई अदरवाइज इनपुट या आपकी जो इनपुट सर्विस है वो दी जाती है, तो वहां पर 80-20 फॉर्मूला काम करता है। रजिस्टर्ड पर्सन से 80% तक लिया है, रजिस्टर्ड पर्सन से जितना भी लोगे उस पर तो एनसीएम लगेगा, रजिस्टर्ड पर्सन ही देगा। लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप 20% तक ले सकते हैं। अगर 20% तक लिया है फिर तो भाई साहब कोई किसी प्रकार के जीएसटी की बात होगी नहीं। अगर 20% तक लिया है तो आरसीएम लगेगा नहीं, ठीक है जी। और चूंकि सामने वाला व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड यहां पर सप्लाई दे रहा है, तो ये वैसे गेट नंबर 4 से बाहर हो जाएगा, बिकॉज ये व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन है ही नहीं, ये खुद अनरजिस्टर्ड है, इसकी जीएसटी की लायबिलिटी बनती नहीं है। अगर अदरवाइज इनपुट या इनपुट सर्विसेज अनरजिस्टर्ड से 20% तक लिए जा रहे हैं तो उस 20% पर नोबडी लायबल टू पे जीएसटी। लेकिन अगर ये संख्या 20% से बढ़कर 25% हो जाती है तो 20% तक तो कोई जीएसटी नहीं, लेकिन एक्सेस जो 5% होगा उस पर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगवा दिया जाएगा। ऐसे करके यहां पर बात करी जाती है। जैसे मान लीजिए रजिस्टर्ड से लिया 80% तो एनसीएम, 20% लिया तो उस पर कोई टैक्स नहीं भरेगा। रजिस्टर्ड से लिया 70% तो इस पर तो एनसीएम लगेगा, रजिस्टर्ड से जितना भी लोगे एनसीएम लगेगा। अनरजिस्टर्ड से 30% लिया है तो पहले वाले 20% पे तो कोई जीएसटी नहीं भरेगा, लेकिन अगले वाले 10% के ऊपर आरसीएम लगा दिया जाएगा। अनरजिस्टर्ड से अगर 35% तक लिया है तो पहले 20% पर कोई जीएसटी नहीं भरेगा, लेकिन अगले वाले 15% के ऊपर आरसीएम आपका लगवा दिया जाएगा। वैसे करके आपकी यहां पर बात की जाती है और आपका ये 18 प्यारा सा चैप्टर मालिक यहां पर आकर हो जाता है कंप्लीट। और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। राधे, ठीक है? हाँ सर जी। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर आपको जरूर जरूर करने हैं मालिक, बिना क्वेश्चन आंसर के बात कतई भी नहीं बनेगी। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रख के चलिएगा, ठीक है? अच्छा, अगले जो 2 चैप्टर हैं, टाइम ऑफ सप्लाई का और आपका इसमें जो आता है ये इनवॉइस का, तो ये चैप्टर मैंने कल कराए थे, सीए फाइनल वालों को कराए थे। तो दोनों का कंटेंट एक जैसा है, तो मैं वो वाला वीडियो जो कल ही मैंने रिकॉर्ड किया वो मैं आपके लिए शेयर करूंगा। जहां जितनी जरूरत है थोड़ा बहुत ट्रिम करके, जहां जैसी जरूरत है वो मैं आपको वीडियो देने वाला हूं अगले 2 चैप्टर का। तो ये आज हमने खत्म कर दिया इनवॉइस, अगले 2 चैप्टर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म खत्म कर दिया। अगले 2 जो चैप्टर आएंगे आपके इनवॉइस का और
टाइम ऑफ सप्लाई का, तो ये मैं आपको कल मैंने एक वीडियो दिया था, मैं उसको ठीक करके आपको यहां पर अपलोड करने वाला हूं। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेमली टाइम ऑफ सप्लाई का। ठीक है ना मालिक? यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ई वे बिल एंड रिटर्न की भी रिवीजन क्लास रखना, मैं सारा कराऊंगा इस बार, चिंता ना करो, मैं कोई चैप्टर नहीं छोड़ूंगा इस बार, सारा का सारा 100% आपका रिवीजन होगा, जितना भी आपका सिलेबस बनता है। ठीक है जी। जिस्ट ऑफ जीएसटी कहां पे मिलेगा? जिस्ट ऑफ जीएसटी मैंने कल दे दिया था, अपना जो वेबसाइट डेवलपर है उसको अपलोड करने के लिए, चूंकि आज संडे है तो आज तो अपलोड होगा नहीं, कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा। विश्वास मानी मैंने दे दिया है, तो कल मॉर्निंग में जिस्ट ऑफ जीएसटी वाला डायग्राम अपलोड हो जाएगा, तो आप वेबसाइट crajkumar.com से देख लीजिएगा। ठीक है जी। तो जो भी आपको जानकारी चाहिए वहां से आप ले सकते हैं। तो जितने भी अमेंडमेंट वगैरह है, तो फ्री रिसोर्स को तो आप ढूंढते रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है ना मालिक? चलो सर, आपकी पीईडी पेड क्लास कैसे मिलेगी? पेड क्लास के लिए आपको CA.rajkumar.com पे जाइएगा, CA.rajkumar.com पे जाइएगा, तो वहां पर आपको क्लास मिल जाएगी। इवन मेरा और भंवर सर का कॉम्बो भी आपको मिलेगा। जीएसटी जिसमें मैं हूं, और जो आपका डीटी वाला पोर्शन है, जो इनकम टैक्स वाला पोर्शन है, वो बीबी सर। तो ऐसे करके ये कॉम्बो आपको यहां पर मिलेगा, द बेस्ट कॉम्बो, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, तो इट इज फॉर फाइनल नहीं, ये तो इंटरमीडिएट के लिए था भाई साहब। सर हमारा नाम भी राजकुमार है। अरे मेरा बच्चा आर के मौर्य। सर जी, मैंने वन प्रेप से आपकी सीए फाइनल की क्लास ली थी, उनके एंड से हमें एलएमएस वीडियो जो आप क्लास के में लास्ट में बनाते हो प्रोवाइड नहीं हुआ। चलो मैं बात कर लूंगा आशीष, मैं कर लूंगा बात। ठीक है, और बताओ, ये इंटरमीडिएट की थी बाबू। और कोई क्वेरी और कोई समस्या? नहा जरूर लीजिएगा आप लोग। हाँ, सुबह उठना और नहाना, ये दो काम आप जरूर कर लो। अगर मेरे शौक मुझसे पूछोगे तो मेरे शौक बस यही कि सुबह जल्दी उठना, और सूरज निकलने से पहले, जब अंधेरा अंधेरा सा होता है ना, उजाला होने के बाद नहीं, अंधेरा अंधेरा जो होता है, वो बाहर आके देखने में मुझे बहुत मजा आता है। जब लाइट जल रही होती है, जब स्ट्रीट लाइट जल रही होती है, उस समय उठकर बाहर आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसी चक्कर में जल्दी उठता हूं, और जल्दी से नहा लो, फिर जो मर्जी काम करो यार, क्या दिक्कत है। रजिस्ट्रेशन और ईवी बिल कब कराओगे? रजिस्ट्रेशन का नंबर कौन सा आ रहा देखो जरा। जैसा कि मैं आपको बतला देता हूं यहां पर आकर मालिक, भाई ये आपके सारे हो गए, ये सारा लपेट दिया भाई साहब, यहां तक हो गया इनवॉइस। और ये मैं आपको वीडियो दूंगा जो मैंने कल कराया था, ये भी आपके मान लिए हो गए। तो अगली क्लास हमारी रजिस्ट्रेशन की ही होगी, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट की। अगली क्लास इन दो चैप्टर में से कोई एक हमारी होगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट की हमारी क्लास होगी, ऐसे करके। चलो कुछ और बताऊं मैं आपको, ऐसे ही gst.gov.in ऐसे कुछ बताऊं, मन कर रहा है, देख लो, ज्ञान है, ले लो, क्या दिक्कत है। पोर्टल पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं लॉगिन करता हूं, और लॉगिन करके एक ऊपर ऊपर से बता दूं कि सेटिंग में क्या मिलता है। 861-861-338 देखो भाई, मेरे यहां पर ये आता है आपका सबसे ऊपर डैशबोर्ड। मैंने लॉगिन कर दिया, यहां से लॉगिन किया मैंने, मेरी कंपनी है आभास एजटेक प्राइवेट लिमिटेड करके। ठीक है, सर्विसेज है, जीएसटी लॉ है, डाउनलोड है, टैक्स पेयर है, हेल्प एंड टैक्स पेयर फैसिलिटीज, और ई इनवॉइसिंग है। तो मैं सर्विसेज में आता हूं, ये सबसे काम का टैब है। यहां पर आकर सर्विसेज में आके देखते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो ये करिए। लेजर जो देखने आपको, तो यहां आइए। रिटर्न फाइल करनी है, यहां आइए। पेमेंट करना है तो यहां आइए। यूजर सर्विस में क्या होता है, मैंने जो भी एप्लीकेशन गवर्नमेंट को दी हैं, जो भी मेरे फॉर्म भर के दिए हैं, वो अगर सेव कर रखे तो मेरे यहां पर होंगे। डाउनलोड कर सकते हैं ढेरों सर्टिफिकेट, है ना, आईटीसी फॉर्म भरने हो, तो इस प्रकार की जो यूजर सर्विसेज यहां पर आती हैं। रिफंड क्लेम करना है तो यहां पर आएंगे। ई वे बिल के लिए आपको ई वे बिल की वेबसाइट पर यहां से उठाकर पटक कर ले जाता है, ये ई वे बिल का कॉन्सेप्ट यहां निकल के आता है आपका, है ना। तो ऐसे करके हमारी बात की जाती है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो पूछता है कि नया रजिस्ट्रेशन चाहिए, या रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करनी है, कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना है, जो एप्लीकेशन फाइल कर दी उसको ट्रैक करना है, और नॉन कोर फील्ड में चेंज करना है, कंपोजिशन स्कीम से बाहर आना है। ये सब मैं आपको सिखाता हूं अपनी क्लासेस के दौरान, रेगुलर बैच के अंदर। अब यहां लेजर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैसा होता है, क्रेडिट लेजर कैसा होता है, लायबिलिटी रजिस्टर कैसा होता है। चलो कैश लेजर देखते हैं। कैश लेजर आपका ये है, इस समय 443 रुपीज यहां पर पड़े हुए हैं, और अगर मुझे कुछ इंटरनल ट्रांसफर वगैरह करनी, ये ऐसे होता है, ये कैश लेजर आपका।
कैश लेजर में अलग अलग चीजें लिखी होती हैं, IGST, CGST, SGST, सेस और इंटरेस्ट फी, पेनल्टी टैक्स एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर मुझे एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में ट्रांसफर करना होता है तो यहां से मैं सारे सिलेक्शंस करके चलता हूं कि भाई जैसे मान लीजिए अभी मेरा IGST के इंटरेस्ट में पड़ा हुआ है तो यहां पे IGST सेलेक्ट करेंगे और यहां पर कहां ले जाना है वहां आप बताइएगा। अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम, तो यहां से मुझे ले जाना 443 रुपए है और यहां से कहीं दूसरे बॉक्स में ले जाना CGST में ले जाना चाहता हूं और यहां से मैं इसके टैक्स में ले जाना चाहता हूं, मान लीजिए 100 रुपये ले जाना चाहता हूं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। यहां पर आकर फटाफट से काम ये अपना हो जाएगा। यस कर दीजिए और आप देखेंगे कि कमाल ही हो जाएगा। तो जो 443 रुपए थे वहां 343 रुपए रह जाते हैं, आगे 100 रुपए पहुंच जाते हैं। जब हम पोर्टल से बात करते हैं ना मालिक, तो बात अच्छे से समझ में आती है। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं। तो पोर्टल तो भाई साहब जान है जान, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। चलो फिर कभी बात करेंगे, वरना ये मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, बच्चा देख के घबरा जाएगा। इतनी लंबी वीडियो है सिर्फ RCM के लिए, इसलिए यहां पर मैं कुछ ज्यादा बात आपसे कर नहीं रहा, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं पोर्टल की एक एक बारीक बातों को आपको बता दूं, क्योंकि जब आप ऑफिस में जाकर बैठोगे ना तो भाई साहब पोर्टल से आप खेलोगे, पोर्टल आपकी उंगलियों पर नाचेगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। ठीक है, यहां से सर्विस में जब रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं हम, तो यहां आइए, जैसे रिटर्न डैशबोर्ड होता है, तो यहां पे आके सर्च करते हैं और सर्च करके यहां पे ये कौन सा फॉर्म फाइल करना, GSTR 1 फाइल करना है, 2A देखना है, 2B देखना है, क्या करना है। यहां आ जाता है प्रिपेयर ऑनलाइन करके आ जाता है। तो प्रिपेयर ऑनलाइन के अंदर हम देखते हैं मालिक कि भाई क्या करना है, कैसे करना, तो वो सारी चीजें आपकी यहां पर निकल कर आ जाती हैं। ठीक है जी, तो वैसी वाली बात है। तो चलो मैं बाकी आपको बताऊंगा। IFF क्या है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है। हालांकि आपके सिलेबस का नहीं पर बता दूंगा अगर आप कहो तो। हाँ, एक छोटी सी नई चीज आई है बाजार में। IFF क्या है? IFF ये होता है मेरे बच्चा, सुन, क्वार्टरली एक एक्स्ट्रा है जो मैं बता रहा हूं, नॉट फॉर एग्जाम। बच्चा ऐसे पूछ रहा है, जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछा है, मैं बता देता हूं, लेटेस्ट क्वेश्चन है, नॉट फॉर एग्जाम। वो ये है कि अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, बंदा अपना क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकता है। तो मान लीजिए एक व्यक्ति यहां पर है, मिस्टर एक्स करके है, और ये अपने जनवरी, फरवरी और मार्च इन 2 महीनों के रिटर्न, मतलब 3 महीनों के रिटर्न क्वार्टरली फाइल करता है, और इसे यहां पर ये मार्च के बाद अप्रैल के महीने में अपने रिटर्न यहां पर फाइल कर देगा। अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन B2B ट्रांजैक्शन आपकी अगर आती है, सामने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड व्यक्ति है, तो रजिस्टर्ड व्यक्ति को तो IT से चाहिएगा। अब इसने जो जनवरी के महीने में जो भी इनवॉइस काट कर दिए होंगे, तो इसकी जो रिटर्न है, जो GSTR 1 वगैरह है, वो तो भाई साहब इसका जा रहा है यहां अप्रैल के महीने में जाएगा। तो जब अप्रैल के महीने में जाएगा तो जनवरी में जो इनवॉइस इश्यू किए हैं ये बंदा तो क्रेडिट लेना चाहेगा, भाई फरवरी के महीने में उसको इस्तेमाल करेगा। तो क्या ये फरवरी के महीने में क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं? जब तक ये अपना GSTR 1 सबमिट नहीं करेगा, जो कि ये करेगा भाई साहब अप्रैल में जाकर, लेकिन ट्रांजैक्शन जनवरी की थी, तो जनवरी की ट्रांजैक्शन का ऐसे क्रेडिट अपना इस्तेमाल करना है भाई साहब, फरवरी के मंथ में अपना इस्तेमाल करके चलना है। लेकिन जब तक रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो इसके 2A के अंदर वो चीज दिखेगी नहीं, 2A में दिखेगी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये अपनी किताबों में क्रेडिट नहीं ले पाएगा। एम आई राइट? पहले बोलो, ये अपनी किताबों के अंदर क्रेडिट नहीं ले पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि सुनो भैया, अगर आप B2B ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो एक काम करो, पहले यहां तक बताओ, इज इट ओके? समझ में आई? क्वार्टरली रिटर्न का बोल तो दिया सरकार ने, लेकिन जो B2B के कस्टमर है, जो सामने वाला रजिस्टर्ड व्यक्ति है, उसको क्रेडिट हर महीने नहीं मिल पाएगा, उसको वेट करना पड़ेगा अप्रैल तक के लिए। पहले यहां तक बताओ, इज इट ओके और नॉट? अब तो कोई बोलेगा नहीं, बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा मैं। यस सर, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने कि आप चाहते हैं तो अपना इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं जनवरी का और फरवरी का, क्योंकि जनवरी फरवरी में ये दिक्कत आएगी पहले 2 महीनों में, क्योंकि मार्च का तो टाइम से चला ही जाएगा। तो जनवरी फरवरी इन 2 महीनों के इनवॉइसेस आप अपलोड कर सकते हैं। कहां अपलोड कर सकते हैं? आप यहां अपलोड कर सकते हैं। वही जिस प्रकार से आप GSTR 1 फाइल करते हैं वहीं पर आइएगा मालिक, वहीं पर आकर सर्च कीजिएगा और यहां पर आ जाओ, प्रिपेयर ऑनलाइन के अंदर हम आ जाते हैं। और इसकी जो पहला वाला बॉक्स है, ये जो बॉक्स है 4A 4B 4C, ये जो है B2B वाला, इस बॉक्स को भर देना, बाकी और कुछ मत करना। आपकी जो भी B2B ट्रांजैक्शन है, इन टेबल को भर देना, 4A 4B 4C, इनको यहां से भर देना और कुछ मत करना। आप भले ही
इनमें डिटेल दे देना कि भाई साहब देखिए बात ऐसी है, ऐड डिटेल्स में कर देता हूं कि यहां पर आकर साहिब ये मेरा रेसिपिएंट है, उसका नाम आ जाएगा, ये इनवॉइस डेट है, ऐसे ऐसे करके, और आप इसे सेव यहां पर कर दीजिएगा और ये आपका वहां पर पहुंच जाएगा सरकार के पास, मुझे 2A में दिखना शुरू हो जाएगा। ये काम जनवरी और फरवरी पहले 2 महीने के लिए कर दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना। सिर्फ आपको B2B इनवॉइस के लिए पहला वाला जो बॉक्स है, टेबल नंबर जो 4A वाला था पहला बॉक्स, उसे भरना और कुछ नहीं है। यही आपका इनवॉइस फर्निशिंग है और कुछ भी नहीं है मालिक। और जब आप अप्रैल के महीने में कंसोलिडेट भर रहे होंगे तो जिन B2B इनवॉइस की जानकारी आप ऑलरेडी दे चुके हैं GSTR 1 के अंदर, इसी फॉर्म के अंदर, क्या इनको अगेन देने की जरूरत पड़ेगी? द आंसर इज नो, वो तो ऑलरेडी आपके फर्निश हो ही चुके हैं। तो बाकी जितने भी इनवॉइस है 3 महीने के, वो आप अप्रैल में जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, GSTR 1 फाइल करेंगे, तो वहां पर उनको सबमिट कर दीजिएगा। और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं, बस इतनी सी बात है जिसका इतना बड़ा हवा बना रखी है लोगों ने। इतनी सी बात है मालिक बस, कि भैया सामने वाले को हर महीने क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसलिए आप GSTR 1 का ये जो कॉलम है ना, ये जो बॉक्स है आपका पहला वाला, इस बॉक्स में डिटेल्स भर देना ताकि सामने वाले को क्रेडिट मिल जाए। दिस इज ओनली इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, और कुछ भी नहीं मेरे बच्चा, कुछ भी नहीं है, वास्तविकता कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसे मानो कि आपको पार्शली भरना है, GSTR 1 पार्शली फिलअप करके देना है B2B ट्रांजैक्शन के लिए, ताकि आपका रेसिपिएंट परेशान ना हो आपकी क्वार्टर रिटर्न भरने से, और कुछ भी नहीं है। और जब अपनी फाइनल रिटर्न कंक्लूड करो आप, तो जिन इनवॉइस की जानकारी दे चुके हो और उनको मत देना। और यह समस्या पहले जनवरी और फरवरी, पहले और दूसरे महीने में आएगी, तीसरे महीने की तो आपकी रिटर्न कंसोलिडेट जा ही रही है अगले महीने में, तो वहां कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो इसमें 35% वाला कुछ था, लोग बोल रहे हैं। अच्छा, 35% वाला क्या था वो भी सुन लीजिए। अब यहां पर मंथली पेमेंट आपको करना होता है, तो 35% का चक्कर क्या है? मान लीजिए ये था आपका यहां पर पिछला जो क्वार्टर था, लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी करके था, सॉरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपका करके था, ठीक है। और यहां पर मालिक इन 3 महीनों में मान लीजिए आपने 100 रुपए का GST जमा कराया था, इन 3 महीनों में 100 रुपए का GST जमा कराया था, बिल्कुल ठीक है सर जी। अब आया आपका जनवरी, फरवरी और मार्च, यहां पर आ गया, ठीक है। आपको बोला गया है क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट, रिटर्न क्वार्टरली जाएगी, आपकी रिटर्न यहां जाएगी, आपका सेल्फ असेसमेंट यहां पर पूरा होगा, आप अपनी 3 महीने की GST लायबिलिटी, तीनों महीने की GST लायबिलिटी आपको यहां फाइनली पता लगेगी। तो आप किस आधार पर जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर आप किस आधार पर अपना GST जमा कराएंगे? क्योंकि आपको पेमेंट तो मंथली ही करना है ना, सोचिए जरा, पेमेंट तो मंथली करना है, लेकिन आप यहां रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहे हो, तो आपका असेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो फिर किस आधार पर करके चलोगे? तो अनुमान के आधार पर कि पिछले क्वार्टर में जो भी आपने टैक्स भरा है उसका 35% प्रोविजनल बेस पर, एक तरीके से 35%, 35 रुपए यहां दे दो, 35 यहां दे दो, और बैलेंस जो है आपका वो आप यहां पर ऐसे करके दे देंगे। ये है बस आपका, क्योंकि यहां तो आप अपना फाइनल असेसमेंट हो ही जाएगा, तो जो भी आपका कम ज्यादा बनता है वो आप यहां पर दे देंगे। और ये पैसा आपको कैश लेजर की बात कर रहा हूं कि कैश लेजर से अगर आपने 100 रुपए दिए थे, तो कैश लेजर से आपको 35% पहले 2 महीनों में देना है, तीसरे महीने में तो रिटर्न आपकी जानी ही जानी है, वहां तो आपकी कंप्लीट लायबिलिटी आ ही जाएगी। अगर मान लीजिए आपकी लायबिलिटी 90 रुपए की आती है, तो 70 आप दे चुके, 20 रुपए आप यहां पर दे दीजिएगा। लेकिन अगर आपकी लायबिलिटी आती है मात्र 50 रुपए की, लेकिन आप 70 दे चुके, तो कोई बात नहीं, तीसरे महीने में कुछ देने की जरूरत है नहीं, 20 रुपए आपके एक्सेस पड़े हुए हैं, आगे इस्तेमाल हो जाएंगे। जय जय श्री राधे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ लेटेस्ट बात थी, बस यही 2 अमेंडमेंट आई है रिटर्न के चैप्टर के अंदर, ऐसे मान के चलिएगा आप, ठीक है ना मालिक? चलो अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, और बात समझ में आ गई हो तो 35% और IIF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, और ये 35% समझ में आ गया हो तो पहले हां बता दीजिएगा। जी सर, थैंक यू। आया मजा? इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी बिना बात की हवाबाजी बना रखी होती भाई साहब, बस पूछो मत, मैं क्या बताऊं आपको, चीजें बहुत छोटी सी होती हैं। चीजें बड़ी छोटी सी होती हैं यार, लेकिन बना देते हैं उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके बना देते हैं, वैसे करके। तो ये है जी मालिक, और कुछ भी नहीं होता, और कुछ भी नहीं होता है, तो ये है, ठीक है। अब हम विदा ले लें आपसे, बोलिए सर, इज दिस रिवीजन लेक्चर एप्लीकेबल फॉर मे एज वेल एज नवंबर? हाँ 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 हाँ, करो करो भैया, करो करो भाई साहब, करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये क्या है, ये 35% वाला पॉइंट यहां आ जाता है GSTR 1 के अंदर। इज द सप्लाई एलिजिबल टू बी टैक्स एट ए डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, एप्लीकेबल परसेंटेज 65%।
मतलब 35 काट के बाकी जो 65 है वो आपका यहां पर दिख जाता है। खैर ये बातें आगे की आगे बताऊंगा मैं आपको चल के। जो भी चेंजेस हैं, जो भी 35% का इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, हम तो भैया प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, चाहे इंटरमीडिएट हो चाहे फाइनल हो। हम थ्योरी पर विश्वास नहीं करते, हम तो यहां पर विश्वास करते हैं कि भैया यहां हो क्या रहा है, और यहां से जिस बच्चे ने एक बार देख लिया ना, जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही। पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव अवेलेबल एट crajkumar.com। बाय, टाटा एंड लव यू। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, शानदार वाला। ठीक है, चल मालिक, बाय बाय।